क्रूज क्रैश होने के बाद मैं 18 टॉप टियर सुंदरियों के साथ एक सुनसान आइलैंड पर फंस गया। किसने सोचा था कि एक टॉप टियर एक्ट्रेस की बेस्टी बोलेगी कि मैं उनका फायदा उठाने की कोशिश करूंगा, और इन परियों ने मुझे सीधा कैंप से बाहर निकाल दिया। पर जब भयानक बारिश में इन्हें जहरीले कीड़े काट रहे थे और उनकी हालत मौत से बदतर हो गई थी, तब मैं अपनी गुफा में आराम से हॉटपॉट खा रहा था और गाने गुनगुना रहा था। और वो सब लोग जो पहले मुझे नीचा दिखा रहे थे, आज मेरे सामने घुटनों पर बैठे हैं, रोते हुए मुझसे एक निवाले की भीख मांग रहे हैं। जबकि इस वक्त मैं बीच पर बैठा एक फंसी हुई मछली साफ कर रहा था। तभी अचानक मैंने सुबेबे को चिल्लाते हुए सुना, मैं प्रपोज करती हूँ कि लिन फेंग को कैंप से बाहर निकाल दिया जाए। जो जो चाहते हैं कि वो चला जाए हाथ उठाओ, हम 18 लड़कियों के बीच में वो अकेला आदमी है, कौन गारंटी लेगा कि रात को वो कुछ हमारे साथ नहीं करेगा। ये सुनते ही कई लड़कियों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। इस सुनसान आइलैंड पर हम सब अकेले और मजबूर थे, एक आदमी और 18 औरतें। कि कुछ बातों ने ही सबके दिमाग में नेगेटिव ख्याल भर दिए, और जैसा सोचा था 18 में से 17 वोट उसके हक में गए। सिर्फ एक ने हाथ नहीं उठाया। सुवेवे ने घमंड से मेरी तरफ देखा और बोली, मेजॉरिटी विंस। लिन फेंग तुम जा सकते हो। मैंने अपने हाथों से मछली की स्केल झाड़ी, थोड़ा झुका और साफ की, मछली उठा ली। तो मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं, तो मैं चलता हूँ। सुवेवे अभी भड़कने ही वाली थी कि तभी किसी और औरत ने पहले बोल दिया। किनलान खड़ी हुई और मेरे पास आकर बोली, रुको लड़के, इतना गुस्सा मत करो, उनका डरना भी बिल्कुल गलत नहीं है। मैं एक बीच का रास्ता निकालती हूँ, दिन के वक्त तुम यहाँ आकर आ जा सकते हो। हम सब मिलकर काम करेंगे और खाना बांटेंगे, और रात को तुम उस पत्थर के दूसरी तरफ सो जाना, कैसा रहेगा? मैंने अपने हाथ में पकड़ी मछली को देखा और गुस्से में हंस पड़ा। टीचर क्वेन, आपने बड़े प्यार से बोला, पर इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि आपको एक फ्री का कुत्ता चाहिए जो दिन भर काम करे और रात को बाहर जाकर सोए। ये कहकर मैं सीधा मुड़ा और घने जंगल की तरफ चल पड़ा। जब तक मैं उन पेड़ों के पीछे गायब नहीं हो गया, तो वे तालियां बजाती हुई और एक झूठी मुस्कान के साथ बोली, चला गया, चलो शांति मिली, कल से हम अपना खाना खुद ढूंढेंगे। पर किसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी किनलान चेन याओ के पास आई और धीमी आवाज में बोली, चेन याओ, तुमने जो सोचा है कि जाने के बाद आग जलाने, टेंट बनाने, खाना ढूंढने और रात को पहरा देना, ये सब कौन करेगा? क्या तुम्हारी इन नाजुक हथेलियों के भरोसे चलेगा, जिन्होंने कभी कोई मेहनत नहीं करनी? चेन याओ के माथे पर शिकन आ गई। साफ था कि उसने इस बार आगे का नहीं सोचा था। वे वहां आई और बीच में बोलने लगी, टीचर क्वीन, हम 18 लोग हैं, ऐसे क्या काम है जो हम नहीं कर सकते? पर से एक आदमी जो हमारी सेफ्टी के लिए खतरा बन सकता, उसे निकाल दिया। इसमें फायदा ज्यादा है और नुकसान कम। किनलान ने से एक नजर देखा और उसके बाद कुछ भी एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझा, और दूसरी तरफ मैं वहां से निकला, अपनी बड़ी मछली को उठाए एक ऊंची जगह पर पहुंच गया। वहां आगे खड़े होकर मैं उन औरतों वाले बीच और सामने समुंदर दोनों को एक साथ देख सकता था। जैसे ही मैंने मछली को नीचे रखा और एक पत्थर पर बैठकर गहरी सांस ली, अचानक मेरे दिमाग में एक बस सी आवाज आई। मेरी आंखों के सामने ट्रांसपेरेंट ब्लू टेक्स्ट पॉप अप हुआ, डेजर्टेड आइलैंड सर्वाइवल सिस्टम एक्टिवेटेड, होस्ट कंफर्म्ड, एबिलिटी अनलॉक्ड, यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन। जहां तक मेरी नजर जाएगी किसी भी चीज के एट्रीब्यूट्स और यूजेस आइडेंटिफाई हो जाएंगे। फंक्शन 2 एनसाइक्लोपीडिया डाटाबेस, सीधा दिमाग में नॉलेज डाउनलोड होगी, जिसमें घर बनाने, खेती करने शामिल होंगे, मेंटल पिंगलाना और ऐसी हर चीज जो होस्ट जानना चाहेगा। फंक्शन 3 डेली साइन इन, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, रोजाना बॉडी और भी तगड़ी होगी, और इस वक्त मुझे मैक्स एंटी टॉक्सिन इम्यूनिटी मिल गई। मैंने तुरंत जमीन पर पड़ी सूखी घास को देखा। एक ब्लू टैग सामने आया, ड्राई पाम लीव्स गर्मी दूर करती है, स्वेलिंग कम करती है, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमिंग प्रॉपर्टीज। मेरी धड़कनें रुक गई। मैंने फटाफट आसपास देखा, पत्थर, काई, पेड़ की छाल, मिट्टी, सबके एट्रीब्यूट्स किसी मैग्नेटिक पत्ती की तरह हवा में तैर रहे थे। मैं उस खड्डे के किनारे खड़ा हो गया और बीच से आती हुई उन औरतों की उसने बोलने की आवाजें मुझे धीमी सुनाई दे रही थी। मैं अचानक हंस पड़ा। ये एक सुनसान आइलैंड है और इनको लगता है कि ये अब भी वीआईपी है। रात हो गई थी, समुद्री हवा अपने हाथ नमकीन नमी ला रही थी। बीच से आती हवा बीच वो 18 औरतें एक छोटे से बोनफायर के चारों तरफ बैठी थी, जो बड़ी मुश्किल से जल रही थी। आग की रोशनी में उनके चेहरे कभी चमकते थे तो कभी अंधेरे में डूब जाते थे। आग के पास कुछ पिट वाले ब्रेड और छोटे केक्स बिखरे पड़े थे। केनियाओं ने क्रीम ब्रेड का पैकेट फाड़ा और पैकेट के अंदर बचे टुकड़े भी लाकर सीधा अपने मुंह में डाल दिए। बाकी सबका हाल भी लगभग यही था। टेम्परेचर और गिरने लगा और समुद्री ठंडी हवा सीधा हड्डियों तक घुसने लगी। हवा से बोनफायर की आग इधर उधर फड़फड़ा रही थी। कुछ लड़कियों ने ठंड से बचने के लिए अपने घुटनों पर पकड़ लिए थे, अपना चेहरा घुटनों में छुपाते हुए। सुबेबे अचानक हंसी, तुम लोग गैस करो कि वो लिन फेंग इस वक्त क्या कर रहा होगा? एक मछली उठाए बिना लकड़ी क्या उखाड़ लेगा? वो आग जला पाएगा? मुझे लगता है वो अभी एक कुत्ते की तरह ठंड से कांप रहा होगा। इसी कोने में दुबक कर कच्ची मछली चबा रहा होगा। उसने एक जिप्पो लाइटर अपनी उंगलियों में घुमाया। हालांकि उससे हल्की सी आग निकली, पर किसी ने की कोई बात का जवाब नहीं दिया।
दिया। तभी सुपर मॉडल लिनिया अपनी लंबी टांगों को गले लगाए धीमी आवाज में बोली, मुझे खाना खाना है, मुझे अपने बड़े से आरामदायक बिस्तर पर सोना है, मुझे एक गर्म पानी के बात लेना है। कहते कहते उसकी पूरी आवाज रोने वाली हो गई। रोना किसी बीमारी की तरह फैला और आसपास लड़कियां भी रोना चालू कर दिया। हे तुम लोग वहां देखो, एक ने कहा और सबने उस तरफ नजर घुमाई। घने और काले जंगल के ऊपर एक चमकती हुई वोम येलो रोशनी दिखाई दे रही थी। सब खड़े हो गए और उस तरफ देखने लगे। क्या कोई और भी सर्वाइवर वहां है? अगर कोई वहां है मतलब हमारी मदद हो सकती है, चलो चलकर देखते हैं। लेकिन फिर सबने नीचे उस घने जंगल को देखा तो दिन में सिर्फ पेड़ लग रहा था, रात को वो एकदम डरावना और काले पेड़ थे। बीच में अजीब और गरीब आवाजें भी आ रही थी। उसका सारा जोश आधा ठंडा पड़ गया। मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। वहाँ सांप नहीं होंगे क्या? और वहाँ इतना अंधेरा है, अगर कोई गिर गया तो क्या हम दिन में जा नहीं जा सकते? किनलान ने के डरे हुए चेहरे को देखा। उसने वापस अपना सर उठाया और उस दूर चमकती हुई रोशनी को देखा। उसने अपने हाथ पीछे और दांत पीसते हुए के पास आई, फिर थोड़ा झुककर जलती हुई मोटी लकड़ी हर निकाल ली, उसे मशाल की तरह पकड़ा और बोली, जाकर देखती हूँ, अगर वहाँ कुछ लोग हुए तो शायद हमें खाने को भी मिल जाए। जिसे आना है मेरे पीछे आ सकता है, किसी कोई जबरदस्ती नहीं है। सेंथिया से पहले कूद कर क्विनलान के पास गई। मैं चलूंगी। उसने पीछे मुड़कर सबके हाथ हिलाया। चलो ना, जल्दी चलो, सब साथ चलेंगे तो डर नहीं लगेगा। ज्यादातर लड़कियां खड़ी हो गई। सुवेवे ने मुंह बनाया, पर अब वो पूरी भीड़ जा रही थी तो वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। उसने चिढ़कर एक हम किया और उनके पीछे चल दिया। इस तरह वो 18 औरतें सिर्फ एक हल्की सी जलती मशाल के सहारे घने जंगल में डरते डरते आगे बढ़ने लगी। उनके पैरों के नीचे की रेत गीली मिट्टी से भर चुकी थी और फिर एक ढलान आ गई जहाँ हर तरफ सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, हैरानी की बात यह थी कि वहां उतनी ठंड नहीं थी। अपने जंगल ने समुद्री हवा को आधे से ज्यादा रोक लिया था। अब वो आग रोशनी और करीब जा रहे थे। फिर उन्हें अचानक एक मस्त खुशबू आई। एक लड़की रुकी, जोर से सांस ली और फिर सबने से सूंघा। आग पर भुनते हुए मीट और उसकी चर्बी की महक है। उसमें कुछ जंगली मसालों की चटपटी खुशबू भी मिली हुई थी। रात की हवा से वो खुशबू सीधा नाक में घुस रही थी। सबके पेट एक साथ भूख से चीखने लगे। रोस्ट मीट की खुशबू, वहाँ आग है, मीट है और कसम से भाई मसाले भी हैं। ये स्मेल फिश की है, नहीं सिर्फ फिश की नहीं, इसमें किसी मशरूम की खुशबू भी आ रही है। तेन शाओतेंग के पेट से लंबी सी आवाज आई, गुड़ गुड़ गुड़। उसने अपना पेट पकड़ा और रोने जैसा मुंह बनाया। इतनी मस्त खुशबू है, मुझे बहुत भूख लगी है। नियांग ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चलने की स्पीड काफी तेज हो गई थी। वक्त दूसरी तरफ मैं अपने उस गड्ढे वाले कैंप में आग के सामने आराम से बैठा था। एक ऐसी आग जो एकदम जोरदार और स्टेडी चल रही थी। तीन तरफ से पत्थरों ने हवा को रोक दिया था, जिसकी वजह से उस गुफा में मस्त गर्माहट थी। औरतों की बीच वाली फडूसी आग के कंपैरिजन में ये इन और आसमान का अंतर था। की एनसाइक्लोपीडिया डाटा बेस ने बॉ ग्रिल आग जलाने का परफेक्ट तरीका सिखा दिया था और मेरे दिमाग में फीड कर दिया था। हालांकि पहली बार ट्राई करने में थोड़ी मुश्किल हुई, पर मुश्किल से मुझे कुछ 10 से 15 मिनट लगे और आग जल गई। आग के ऊपर मैंने वाई शेप की वीडियो का सपोर्ट बनाया। एक नुकीली लकड़ी टिका दी थी। एक पूरी साफ की हुई मछली उसके ऊपर सीवर्ड थी। उसकी स्किन हल्की हल्की भुन चुकी थी। मछली की दिखती हुई क्रिस्पी स्किन बाहर की तरफ फोल्ड हो गई थी, जिसके अंदर से व्हाइट और फ्रेश मीट साफ दिख रहा था। उसकी फैट आग में गिर रही थी, जिससे टेंशन की सिजलिंग आवाज आ रही थी। मेरे हाथ में कुछ पत्ते थे जिन्हें मैं मसलकर उस मछली के ऊपर डाल रहा था। तेरा होने से पहले मैं कैंप के आसपास थोड़ा चक्कर लगाया था। मेरी नजर जमीन पर उग रहे एक आम से दिखने वाले झाड़ पर पड़ी। तुरंत उस पर एक ब्लू टैग पॉपअप हुआ, वाइट काजू लीव्स। इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर काली मिर्च की जगह उसे यूज कर सकते हैं। पेट की कच्ची स्मेल हटाने और मस्त खुशबू आने के लिए एकदम बेस्ट था। फिर मैंने लगभग पेड़ की रूट के पास एक गोल्डन येलो कलर के मशरूम को देखा। ऑयल अब्सॉर्बिंग मशरूम, एकदम सॉफ्ट और टेस्टी, प्रोटीन से भरपूर। फ्राई करके या उबाल कर खा सकते हैं। वो गोल्डन मशरूम अभी मैंने तोड़ लिए थे और पतली सी लकड़ी पर उनका तीवर बना दिया था। उन्हें मैं आग के साइड में धीरे धीरे भून रहा था। इससे उनके एजेस हल्के हल्के क्रिस्पी हो गए थे। उसने एक कमाल की मशरूम फ्रेग्रेंस निकाल दी। जैसे ही मैंने मसले हुए पत्तों का रस मछली पर छिड़का, एक चटपटी सी खुशबू हमें फैल गई और रोस्टेड मछली के फैट की खुशबू के साथ मस्त मिक्स हो गई। मेरे अपने मुंह में पानी आ गया, कंट्रोल ही नहीं हुआ। मैंने उसको पकड़ा और पलटा। मछली के पेट वाला हिस्सा पूरी तरह पक चुका था, एकदम गोल्डन और क्रिस्पी। एक लकड़ी चुबाने से ही वो टूट रही थी और अंदर खुल गई। उसके अंदर से जूसी फैट टपक रहा था। मछली कम से कम देख 1.5 किलो की होगी। आज की रात मेरा पेट आराम से भर जाएगा। मैंने हाथ बढ़ाकर पहले उस रोस्टेड मशरूम की स्टिक को उठाया,
थोड़ा फूक मारी और एक बाइट ली। उसकी बाहर की लेयर हल्की क्रिस्प हो गई थी, अंदर से वो किसी टोफू की तरह नरम था। मुंह में जाते ही मशरूम का टेस्ट ब्लास्ट हो गया। मैंने सेटिस्फाई होकर एक गहरी सांस ली। गर्म पत्थर की दीवार का सहारा लेकर मैं बैठ गया, मशरूम फ्लेवर खाते हुए और मछली के पूरी तरह पकने का वेट करते हुए। मैं एकदम चिल था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो 18 और थे जिन्होंने मुझे निकाला था। इस वक्त मेरे आग की रोशनी और मीट की खुशबू से पीछे पीछे अंधेरे में टकते हुए यहाँ आ चुकी थी। मैं मस्त नरम मशरूम चबा रहा था, पूरा मुंह मशरूम की रिच खुशबू से भरा था कि तभी साइड की झाड़ियों से अचानक सरसराहट की आवाज आई। मैं एकदम रुक गया, मुंह का खाना निकला और तुरंत अलर्ट हो गया। इस सुनसान आइलैंड पर जंगली जानवर और जहरीले कीड़े भरे पड़े हैं। कहीं मछली की खुशबू सूंघकर कोई जानवर तो नहीं आ गया। मैंने तुरंत अपना दायां हाथ अपने पैरों के पास रखा और वहां रख एक मुक्के के साइज का पत्थर उठा लिया जो मैंने शाम को ही रेडी रखा था। मेरी राइट आर्म की मसल्स टाइट हो गई और मैं उस आवाज की तरफ घूमने लगा। अगर कोई जानवर बाढ़ कूदे तो बिना सोचे सीधा उस पर अटैक कर दूंगा। तभी मैंने देखा कि झाड़ियों के पत्तों के पीछे एक गोरा और नरम हाथ आया। के बाद पत्तों के पीछे से एक गोल मटोल बच्ची जैसे क्यूट की शक्ल बाहर आई। ये और कोई नहीं, शेन शियाओतंग थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके माथे पर पसीने से बाल चिपके हुए थे, उसकी बड़ी बड़ी आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। हम दोनों लगभग 10 मीटर की दूरी से एक दूसरे को घूरते रह गए। शेन शियाओतन का हाथ अभी भी पेड़ की डाल को काट हटाने की पोजीशन में था। वो वहां एकदम स्टैचू बन गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सामना सीधा मुझसे होगा, और ये तो बिल्कुल नहीं कि मैं हथियार उठाए खड़ा होगा। मेरा पोस्टर साफ बता रहा था कि मैं उन्हें जानवर समझकर अटैक करने वाला था। उसके पीछे के अंधेरे से एक और आवाज आई, क्या होता है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही? आवाज तम भी नहीं हुई थी कि किनलान अंधेरे से बाहर आ गई। ये हाथ की मशाल वाली लकड़ी कब की बुझ चुकी थी। उसके हाथ में सिर्फ आधी जली हुई लकड़ी की डंडी बची थी। उसने आग के पास मुझे एकदम सेफ और आराम से बैठे हुए देखा। उसके कदम वहीं रुक गए और चेहरे पर शौक साफ दिख रहा था। तब जाकर मुझे समझ आया कि ये औरतों का ग्रुप यहाँ तक पहुंच गया है। पर मैंने अपना गार्ड नीचे नहीं किया। जंगल से एक के बाद एक निकलती उनकी फिगर्स को देखकर मैंने अपने हाथ के पत्थर को और कसौर से पकड़ लिया। एक सुनसान आइलैंड पर इंसानियत कुछ नहीं पता। जिन लोगों ने मुझे निकाल दिया था रात को आग खाने के लिए, वो मुझे मार भी सकती थी। पीछे चल रही सुवे वे फाइनली भीड़ से बाहर आ गई। के पास मुझे बैठा देखकर वो चिढ़ पड़ी, यहाँ क्या कर रहे हो? सुवे वे की नजरें मेरे ऊपर से नहीं होती हुई तोड़ से जलती हुई आग, सुनहरी रोस्टेड मछली और बुने हुए मशरूम्स पर पड़ी। उसका चेहरा देखते ही देखते पीला पड़ गया। अभी कुछ देर पहले ही तो वो बीच पर बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि लिन फैंग कुत्ते की तरह ठंड से कांप रहा होगा, पर अब ये कुत्ता न सिर्फ आग जलाए बैठा था बल्कि मस्त बारबेक्यू कर रहा था। और उसने वाइल्ड लीव्स को मसाले की तरह डाला है, जबकि इन 18 वीआईपी लड़कियों को ब्रेड के टुकड़े पर गुजारा करना पड़ा था और ठंडी समुद्री हवा का भी झेलना पड़ा था। ये देखकर उसको किसी ने मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उससे भी ज्यादा बुरे लग रही थी। मैंने सुवीवी के एक्सप्रेशन को देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ हंसा और बोला, क्या हुआ, रास्ता भटक गए? हमारा बीच उस तरफ है, कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? सुवीवी ने हवा में पहली रोस्टेड मछली की महक सूंघी। उसके गले से अपने आप घूट उतर रहा और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। गर्दन से लेकर कानों तक सब लाल पड़ चुका था। और इसी बीच के पेट से भी एक जोरदार भूख की आवाज आई। इस शांत माहौल में वो आवाज एकदम साफ थी। उसने अपने होठ काटे और उस एम्बेरसमेंट को किसी तरह छुपाया। पर लिंग फैंग, हम सब यहाँ ठंड और भूख से मर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ आए हैं, और तुम अकेले अकेले खा रहे हो? तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? उस क्राउड में से कुछ औरतों ने हाँ में सिर हिलाया और मुझे ऐसे देख रही थी जैसे सच में मेरी गलती हो। तो गुस्से में हंसने लगा। सेल्फिश? दिन में तुम लोगों ने मुझे कैंप से धक्के मार कर निकाला था। किसी ने सोचा था कि मैं जीऊंगा या मरूंगा? मैंने पत्थर के पकड़ा और मेरी आवाज और गुस्से वाली हो गई। वक्त क्यों नहीं सोचा कि तुम लोग सेल्फिश हो या नहीं? और अब किस मुंह से मुझसे सवाल कर रहे हो? सुवेवे का चेहरा बेइज्जती से और लाल हो गया। गुस्से से उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। ये देखकर कुनलान को आगे आना पड़ा। लिन फैंग, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हम सब सच में भूखे हैं और ठंड से परेशान हैं। क्या तुम अपना थोड़ा सा खाना हमारे साथ शेयर करोगे? ये बोलते हुए खुद कुनलान का चेहरा शर्म से जल रहा था। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं उस पर हंसा, सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, टीचर क्विन, मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है, क्या आप याद दिलाएंगी कि दिन में किसने मुझे मजदूरों की तरह फ्री में काम करने को कहा था और रात को किसी और जगह जाकर सोने को बोला था? क्विनलान के होठ हिले पर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके पास के बोलने को कुछ नहीं था। वो 30 साल से ऊपर की हो चुकी थी और उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़े बड़े तूफान देखे थे, पर इस सुनसान आइलैंड पर एक जवान लड़के के सामने उसकी बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि मेरी बात एकदम सच थी। के पास मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। मैंने वापस सुबीबी को देखा। किसने मुझे एक सिक्योरिटी थ्रेट बताया था और सबको लगाकर मुझे वोट आउट करवाया था ना? नाम सुनकर सुवेवे ने गर्दन सीधी की और छोटी बहस करने लगी। वो सबकी सेफ्टी के लिए जरूरी था। सेफ्टी के लिए? मैंने बोलते बोलते स्टिक पर बचे हुए आखिरी मशरूम भी मुंह में डाल लिया और उस खाली डंडी को आग में फेंक दिया। सूखी लकड़ी आग में पड़ते ही छटपट जलने लगी।
खाना निकलने बाद मैंने आंखें ऊपर की और बिखरे कपड़ों और ठंड कांपते चेहरों वाली औरतों को देखा। तुम सब ने उस वक्त अपने हाथ उठाए थे, मुझ जैसे खतरे को निकाल दिया था। तो अब उस खतरे के सामने भिखारियों की तरह खाना मांगने क्यों आई हो? मेरा स्टेटस तुम्हारी भूख के हिसाब से चेंज होता है क्या? मेरी इस बात पर सिर्फ कुनलान की वो लड़कियां जो मुझे पहले गुस्से से देख रही थी, उन्होंने भी नजरें झुका ली। मैं मेरी तरफ नहीं देख पा रहा था। पिच पर उस छोटी सी आग के पास ठंडे ब्रेड खाते हुए एक दूसरे के आरे अंड काटना और यहाँ इस आदमी के अपने दम पर मस्त आग और रोस्टेड मछली के साथ आराम से बैठना, ये उनके लिए एक भयानक रियलिटी चेक था। सेन शाओतेंग मेरे हाथ में तेल छोड़ती हुई रोस्टेड मछली घूर रही थी और इस हवा से बची हुई गर्म गुफा को देख रही थी। अपनी आंखें घूमी, वो अचानक उछलकर तो कदम आगे आई। उसने अपना मासूम बच्चे जैसा क्यूट चेहरा ऊपर उठाया और एक बहुत ज्यादा मीठी सी स्माइल दी। ये आवाज एकदम सॉफ्ट और हरे वाली थी। इनफैक्ट भैया, पहले जो हम उसमें हमारी गलती थी, मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। उसने अपनी बड़ी आंखें कई और क्यूट आवाज में बोला, क्या थोड़ा सा खाना मिल सकता है? मैं सोच में बहुत भूखी हूँ। दोपहर से अब तक सिर्फ एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा खाया है। मेरे चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। ऐसा लगा जैसे मैं सच में उसकी बातों में आ गया। सेन शाओतेंग की आंखें चमकी, को लगा उसका प्लान काम कर गया। और जैसे ही वो थोड़ा और पास आने लगी, मैंने अपनी वही बड़ी स्माइल बनाए रखी और एकदम साफ और भारी आवाज में बोला, निकल यहाँ से। सेन शाओतेंग की स्माइल उसके चेहरे पर ही जम गई। उसने आंखें झपकाई, उसे लगा उसने गलत सुना, ये मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने अपनी स्माइल हटा ली और अब मेरे चेहरे पर उसके लिए साफ नफरत दिख रही थी। कल जब मेरे सामने से क्यूट बनने की एक्टिंग मत कर, क्या क्यूट होने से पेट भर जाएगा? रात को ठंड नहीं लगेगी? ये सुनकर शेंग त्याओशन ने अपने होठों को जोर से दबा लिया। उसके खुले कंधे हल्के से कांपने लगे। उसने अपना सर ऊपर किया कि दोनों आंखों में आंसू भर आए। वो जिद्दी थी, उसने अपने होठ काटे ताकि आंसू न गिरे, पर उसके सामने खड़े इस आदमी को उस पर थोड़ी सी भी रहम नहीं थी। मैं वापस मुड़ा और अपनी आग पर रखी मछली को ठीक करने लगा। जब उसको लग गया कि तुझ पे उसका कोई असर नहीं है, तो सेन शाओतेंग नाक सिंह और दुख भरी नजरों को झुकाकर शांति से अपने पीछे की भीड़ में वापस चली गई। हम तुम्हारा खाना फ्री में नहीं लेंगे, हम तुमसे इसके बदले कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं। भीड़ में से एक भारी आवाज आई। ये चेनियाओ थी जो आगे निकल कर आई। आग की रोशनी उसकी खूबसूरती और परफेक्ट चेहरे पर पड़ रही थी। उसका एक्सप्रेशन एकदम सीरियस था। तुम सब इतने भूखे हो कि मेरे सामने खाना मांगने आए हो? हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो तुम मुझसे चेंज कर सकते हो? चेनियाओ कुछ बोली नहीं। उसने अपने गर्दन के पीछे हाथ लगाकर अपनी कस्टम मेड नेकलेस का कोला, मार्केट प्राइस 1.3 मिलियन, तुम इस मछली का आधा हिस्सा हमें दे दो और आगे से हर रोज अपने खाने का आधा हिस्सा हमें दो, ये नेकलेस तुम्हारा। उसने ये बात कही, उसमें सु वेवी जैसा घमंड नहीं था और ना ही शेन याओतेंग जैसी भीख। की आवाज एकदम शांत थी, जैसे वो किसी बिजनेस मीटिंग में डील कर रही हो। मैं एक सेकंड के लिए रुका। मैंने कुछ सेकंड के लिए मुंह खोला पर बंद कर लिया। कि डील इतनी बकवास थी कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका मजाक उड़ाना कहाँ से शुरू करूं। सबसे पहले सु वेवी आगे आई और बोली, दीदी क्या तुम पागल हो गई हो? ये तुम्हारा फेवरेट नेकलेस है, इसकी कुछ सड़ी मछलियों के लिए दे दोगी? बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। चेन याओ ने अपना सर हिलाया। बात कीमत की नहीं है, ये देखने की है कि मैं सीरियस हूँ। हमें खाना चाहिए तो बदले में उसकी लेवल की कोई चीज देनी पड़ेगी। ये सुनकर बाकी सब आपस में कहने लगे, इतनी महंगी चीज देनी जरूरी है क्या? के पास कोई सस्ती ज्वेलरी नहीं है क्या? मेरे पास एक ब्रेसलेट है, पर वो भी 2 लाख से ऊपर का है। 2 लाख भी बहुत ज्यादा है सिर्फ थोड़े से खाने के लिए। मैं आग के पास खड़ा था और इस ग्रुप की महान डिस्कशन को आराम से सुन रहा था। कौन सा नेकलेस, कौन सा ब्रेसलेट मुझे दिया जाए खाना बदलने के लिए? इस सच में लगता है था पत्थर और मेटल इस खतरनाक सुनसान आइलैंड पर 13 लाख का खाक होगा। मेरा पत्थर वाला दायां हाथ ढीला पड़कर नीचे आ गया। तुम लोगों का नाटक खत्म हुआ? चेन याओ ने मेरी तरफ देखा। नेकलेस भी हाथ में लटक रहा था मेरे जवाब के इंतजार में। अगर डिस्कशन खत्म हो गया हो तो यहाँ से निकलो, मेरे खाने में डिस्टर्ब मत करो। मैंने उसके हाथ में उस नेकलेस को देखा और एक गहरी सांस ली। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या इस चीज को खा सकते हैं, पानी की तरह पी सकते हैं? ये लकड़ी काटने, मीट काटने या मछली साफ करने में मदद करेगा? चेन याओ की बाहें तन गई। मैंने अपने हाथों की धूल झाड़ी। इस आइलैंड पर तुम्हारे इस नेकलेस की औकात एक जंग लगे फूड नाइफ से भी कम है। एक फ्रूट नाइफ कम से कम से तो काट ही सकता है, लकड़ी छील सकता है, शिकार साफ कर सकता है। कबाड़ को मैं क्या करूँगा? गले में पहनकर पेड़ पर लटक जाऊँ? अपने आग पर सिक रही मच्छी की तरफ इशारा किया। यहाँ खाना ही जिंदगी है, जिंदा रहने का सहारा। मैं आधी मछली भी इसके बदले ना दूं और तुम चाहती हो कि मैं रोज अपना आधा खाना तुम्हारे साथ शेयर करूं? मैंने सर हिलाया और उसे ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हूँ। इतनी रात को तुम खुली आंखों से सपने देख रही हो? मेरा इतना बोलते ही वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने उस नेकलेस की कीमत की बात नहीं छेड़ी। सु वेई को मेरी बेइज्जती हजम नहीं हुई। लिन फैंग, तुम अपनी हद क्रॉस कर रहे हो। याओ दीदी तुमसे डील कर रही हैं, ये तुम्हारी किस्मत है। 13 लाख की चीज तुम्हें कबाड़ लग रही है? चेन याओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सर झुकाकर अपने हाथ में रखे उस नेकलेस को देखा, अपनी उंगलियां धीरे धीरे बंद की और उसे मुट्ठी में दबा लिया। उसने अपने होठ बीच लिए। वो कुछ कहना चाहती थी पर उसे समझ आ गया था कि मेरी बात हटने को कोई फायदा नहीं था। उसने धीरे से सु वेई का हाथ खींचा। वी रहने दो दीदी, ये लिन फैंग तो बिल्कुल ही। चेन याओ ने बस सर हिला दिया। सु वेई ने अपने शब्द वापस निकल। मैं उन पर और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैं वापस मुड़कर अपनी आग के पास बैठ गया, हाथ बढ़ाकर
मैंने आग से वो अस्त सिकी हुई मछली उतार ली। मछली की स्किन एकदम क्रिस्पी और गोल्डन हो चुकी थी। मैंने उसके मीट पर एक बड़ा सा बाइट मारा। गरम गरम खाते ही मेरे मुंह से आ निकल गई, हम थोड़ी फीकी है, अगली बार नमक का जुगाड़ करना पड़ेगा। मैंने उसके पेट का एक बड़ा सा हिस्सा तोड़ा और मुंह में डालकर सेटिस्फेक्शन से कर हिलाया। ये वाला हिस्सा एकदम नरम और जूसी है। वहाँ खड़ी 18 औरतों की नजर सीधा मेरे मुंह पर टिकी थी। मैं जितनी बार चबाता वहाँ खड़ी कोई ना कोई लड़की अपना थूक निकलती थी। अब के उस सन्नाटे में उनके थूक निकलने की आवाजें कानों में चुभने लगी थी। क्विनलन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे समझ आ गया था आज रात इस लिनफेंग से उन्हें खाने का एक छिलका भी नहीं मिलेगा। यहाँ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं था, बस खुद की बेइज्जती करवानी थी। चलो यहाँ से, ये बोलकर वो पतली और वापस रास्ते चल दी। बाकी सब भी धीरे धीरे उसके पीछे हो लिए। जाते जाते कुछ लड़कियां बार बार पीछे पलट कर देख रही थी। उस आग और आग के सामने मुझे पेट भरता देख सुवे गुस्से में भड़की। फिर चेनियाओ ने उसे खींचा और बाकी सबके साथ वापस ले गई। मैंने उन्हें पीछे मुड़कर देखा तक नहीं और अपना खाना एंजॉय करता रहा। पर वो 18 लोग नहीं गए थे, सिर्फ 17 ही गए। एक वहीं खड़ी थी। जियाओया इस लड़की ने शुरू से लेकर अब तक एक शब्द नहीं बोला था। तब से ये सब यहाँ आई थी। उसकी नजर मेरी रोस्टेड मछली से एक बार भी नहीं हटी थी। जब सब जा चुके थे वो अभी भी वहीं अपनी जगह पर जमकर खड़ी थी, जैसे किसी ने उसके पैर जमीन से चिपका दिए हो। उसकी आंखें बस मेरे हाथ में उस आधी बच्ची मछली को उड़ रही थी। मैंने उसे नोटिस जरूर किया पर मेरा उसे भाव देने का कोई मूड नहीं था। मैंने बस मछली का एक और टुकड़ा तोड़ा और आराम से चबाने लगा। जियाओया, तुम क्या कर रही हो? जल्दी आओ पीछे। दूर से एक आवाज आई। ये सुनकर जियाओया होश में आई, जैसे कोई सपने से जागी हो। उसने वहां से हाँ आई बोला। आखिरी बार उस मेरी गर्मा गर्म मछली को देखा, अपने होठ काटे और फिर बेमन से पलटकर वहां से भागती हुई उनके पीछे चली गई। वैसे ये औरतों की टोली कहने को तो वहां से निकली थी, पर सच में वापस उस बीच पर नहीं गई थी। देर चलकर वो ऐसी जगह रुक गई जहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। जगह काफी बेकार थी, पर कम से कम की वजह से ठंडी हवा को रोक रही थी। बीच की तरह नहीं जहाँ सीधी समुद्र की ठंडी हवा लग रही थी। सुबीबी ने अपने लाइटर से फिर वहाँ एक छोटी सी आग जलाई और सब ठंड से बचने के लिए उसके चारों तरफ बैठ गई। यहाँ सच में 20 से ज्यादा गर्माहट थी, पर उन्हें अंदर ही अंदर और ज्यादा ठंड और चुभन महसूस हो रही थी कि हर थोड़ी देर में हवा उड़कर वहां से रोस्टेड मछली की कच्ची कुची खुशबू उनकी नाक तक पहुंचा रही थी। वो खुशबू ऐसी थी जैसे उन्हें जानबूझकर चिढ़ा रही हो। सुवे बोली, उस आदमी में मैनर्स नाम की चीज ही नहीं है। सिर्फ एक दो पीछे वाली लड़कियों ने ही डरते डरते उसकी बात में हाँ में सिर हिलाया। लिनशेन एक मोटे पेड़ के सहारे टेकी हुई बैठी थी। उसने अपने दोनों पैर मोड़कर छाती से लगाए हुए थे। अगर हमें दोपहर में लिनफेंग को नहीं निकाला होता तो क्या अभी हम वो मस्त रोस्ट मछली ना खा रहे होते? तो बोलते ही वहाँ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ लड़कियां सर झुकाए चुप बैठी रही। कुछ लड़कियों ने तुरंत करते हुए सुवे की शक्ल देखी। कई लड़कियों ने तो एक साथ अपने मुंह में भरा थूक निकला, क्योंकि सबके दिमाग में बस एक वही चीज चल रही थी, वो गोल्डन और सुनहरी क्रिस्पी कमाल की मछली। बहुत हो गया, अब बाद में ज्ञान बांटना किसी को भी आता है। अब ये सब होते रहने का क्या फायदा? दिन में वोटिंग हो रही थी, तब तो तुम्हें भी अपना हाथ खड़ा किया था। बेचारी मत बनो। हाँ, मैंने हाथ उठाया था, पर वो वोटिंग शुरू तो तुम ही नहीं करवाई थी। सबको भड़काया भी तुमने ही था। अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला होता तो आज ये नौबत नहीं आती। जोटिंग जो इंडस्ट्री में सुएवी के पीछे घूमती थी, वो एक चमची की तरह तुरंत उछली और बोली, अगर लिनफेंग तू भी जाता तो क्या फाड़ लेता? की औकात देखी है? अंदर तक सेल्फिश है। अकेला बैठकर मछली पका रहा था, एक निवाला तक नहीं या किसी को। अगर हम उसको छोड़ देते तो क्या बड़ा दया करके हमें खाना खिला देता? फैक्ट्स को भूल जाओ, क्या इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है? अगर उस वक्त तुम हमें सामने आकर रोकती तो शायद सब ना होता। फैक्ट्स को भूल जाओ। फेंग शाओमैन, खुद का दिमाग ठीक है? सुन भी रही हो तुम क्या बकवास कर रही हो? सुनकर फेंग शाओमैन का चेहरा सफेद पड़ गया। शेन वापस उस पेड़ के सहारे टिक गई। मैं सच ये है कि ये सब शुवे की वजह से शुरू हुआ था। तुम सब ने मुझे उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अब खाने के लाले पड़े हैं तो सबके एक दूसरे पर बिल फाड़ रही हो। दुनिया इतनी आसान नहीं है। सबने अपना वोट दिया था, बड़ी फ्यूचर देखने वाली। तो फिर तब तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? रोकती तो क्या तुम में से कोई मेरी सुनता? अब दूसरों पर इल्जाम लगाने का क्या फायदा? वे ने बिल्कुल सही कहा था। तुम सब चुप हो जाओ। चुप रहेंगे तो इस प्रॉब्लम का हल कैसे निकलेगा? टेन शाओतेंग अभी तक शांति से बैठे अपनी पहुंच रही थी। उसको समझ नहीं आया कि रोने दूं या चुप कराऊं। वो फटाफट उठी और सबके बीच आकर अपने दोनों हाथ लाते हुए बोली, दीदी और सभी प्लीज मत लड़ो। लड़ने से थोड़ी कुछ ठीक होगा। ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फेंग शाओमैन का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। वो अब गुस्से में अपने हाथ हवा में चला चला कर बोल रही थी। उसका हाथ लगभग सेन शाओतेंग के मुंह पर नहीं वाला था। शाओतेंग डर के मारे एक कदम पीछे हट गई और गिरते गिरते बची। देखते ही देखते फेंग शाओमैन ने तो लड़ने के लिए अपनी आस्तीन तक चढ़ा ली थी। तो वे ने भी गुस्से में एक लकड़ी उठा ली। पूरा सीन कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल होने ही वाला था कि तभी अचानक जोर से आवाज सबके उपवास रोक देती है। रहो,
ये चेन याओ की जोरदार आवाज थी। पूरा ग्रुप एकदम शांत हो गया। सु वेवे ने भी आगे कुछ नहीं कहा। दुओ तिंग और फेंग शाओमेन ने कर एक दूसरे की तरफ देखा। वो दोनों घबराकर एक कदम पीछे हट गई। लिन शेन ने ठंडे दिमाग से सु वेवे को पूरा और अपना चेहरा मा लिया। फिर कार वहाँ शांति हुई और चेन याओ खड़ी हो गई। बहस में जीत कर भी क्या उखाड़ लोगी, पेट तो फिर भी खाली रहने वाला है। उसकी नजर भीड़ से ऊपर होती हुई हर की तरफ चुपचाप बैठी किनलान पर रुकी। क्विन दीदी सबसे समझदार और एक्सपीरियंस्ड है। आपने अकेले ही हम सबकी कंबाइंड उम्र से ज्यादा दुनिया देखी है। अब आप बताइए हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबकी नजर सीधा क्विनलान पर जाकर टिक गई। क्विनलान ने अंदर ही अंदर फीकी मुस्कान के साथ सोचा, समझदार नॉर्मल दुनिया में था, इस सुनसान आइलैंड पर जंगली जानवरों में कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना साइन करवाने आएगा। पर ये बात वैसे मुंह पर नहीं बोल सकती थी। तो पता था इस वक्त इस और भूख से अपनी भीड़ को एक हिम्मत देने वाले लीडर की जरूरत है, चाहे वो एक झूठा सहारा ही क्यों ना हो। अपने पेड़ को पकड़ा, थोड़ी हिम्मत जुटाकर खड़ी हुई और सबको देखकर बोली, पहली बात ये उम्मीद छोड़ दो कि कल परसों में कोई हमें बचाने आने वाला है। सुनते ही कुछ लड़कियों के चेहरे का रंग उड़ गया। तो इतना बड़ा जहाज डूबा है, को तो पता चली गया होगा ना बाहर। किनलान ने अपना सर हिलाया। पता तो चली गया होगा, पर ये वक्त आइलैंड कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता। हमें ढूंढने में उन्हें टाइम लगेगा, शायद 3 दिन, ये शायद पूरे 3 महीने। सीधी बात है, अब हमें अपने ही भरोसे जिंदा रहना होगा। आज रात कोई और ड्रामा नहीं होगा। सो जाओ अब चुपचाप। कल सुबह होते ही हम अपना काम बांट लेंगे। पीने के पानी को ढूंढना, खाना और रुकने का ठीक ठाक कैंप बनाना। इसके अल्फाज कम थे पर एकदम प्रैक्टिकल पॉइंट पर थे। धीरे करके भीड़ पीछे हटने लगी। सबने सोने के लिए अपनी अपनी जगह ढूंढ ली। कहने को बस आराम कर रहे थे, पर सच तो ये था हालत एकदम कुत्तों वाली थी। हाँ, इन मच्छरों ने अलग आतंक मचा रखा था। एक लड़की ने अपने हाथों पर जोर से तमाचा मारा, उस पर खून फैल गया। मैं पागल हो जाऊंगी सच में। चुप हो जा, मुंह खोलेगी तो कमबख्त मच्छर अंदर घुस जाएगा। बहुत खुजली हो रही है यार। वो रात भर मच्छरों के डर से ठंड में कांपते और खुजाते हुए रो रहे थे। सोया तो इनमें से कोई नहीं था। और उसी वक्त वहाँ से कुछ दूर उस गुफा वाले कैंप में मैं अपने मस्त सूखे पत्तों वाले बेड पर काम फरमा रहा था। इन तरफ से पत्थर समुद्री हवा को एकदम बढ़िया तरह ब्लॉक कर रहे थे। बोन फायर की बची हुई आग से पूरा केव गर्म था। सच कहूँ तो मुझे अब बड़ी गर्मी लग रही थी। मैंने गर्मी निकालने के लिए अपना एक पैर बेड के बाहर कर दिया। मच्छर मेरे आसपास मंडराने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सिस्टम के एंटी पॉइजन मैक्स लेवल का ये भी एक फायदा था। वो जैसे ही पास आते खुद डर के मारे रास्ता बदल लेते। किसी भी मच्छर मार कोयल से 100 गुना बेहतर। मैंने वहाँ लेटे लेटे करवट ली और बिजली की एक बढ़िया सी टकार मारी। दूर उस औरतों वाले कैंप से रात की हवा के साथ के खुजलाने की जोर से आवाज और धीमी धीमी गालियां मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। रुक रुक कर आती उन आवाजों को सुनकर मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई और 3 सेकंड के अंदर ही मैं मस्त नींद में सो गया। दूसरी तरफ उन औरतों के कैंप की आग लगभग बुझ चुकी थी। कि अंधेरे हवा में बस थोड़े से लाल आग की चिंगारी बची थी। जियाओ या एक मोटे से पेड़ से टिकी हुई बैठी थी, पर उसने अपनी मोड़ रखे थे। उसका पेट एक बार फिर से भूख से गुर्राया। शर्म और भूख से उसने अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। उसी वक्त किसी चीज के टकने की हल्की हल्की आवाज उसके कानों में पड़ी। जियाओ घबरा कर अपनी जगह से थोड़ी भी नहीं हिली। ने बिना सर उठाए अपनी आंखें बंद कर ली और उस आवाज को सुनने लगी। ये शन शाओतेंग नाम की लड़की 3 मीटर दूर एक पेड़ की जड़ से अपने पगड़े से कुड़ी बैठी थी। तो उसे बाकी सबकी तरह सोना चाहिए था, पर अभी उसका इधर उधर घूम रहा था। उसने हल्के से दाएं बाएं देखा, आस पास नजर दौड़ाई। जब उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं देख रहा तो सेन त्याओशेंग ने धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाए। अपने साइड में रखे उस छोटे से पिंक वाटरप्रूफ बैग में उसने कुछ निकाला। अपनी उंगलियों से उस चीज को पकड़कर अपने मुंह की तरफ ले गई। ताओया को कुछ चबाने की आवाज आई। वो एकदम से टोक गई। इस छोटी लड़की ने खाना छुपा रखा था। यहाँ सब लोग भूख के मारे तड़प रहे थे और ये लड़की ऊपर से इतनी बेचारी और मासूम बनने का नाटक कर रही थी। सबके साथ मिलकर रो धो रही थी और पलटकर सबके पीठ पीछे छुपके से खाना खा रही थी। जियाओ को पहले तो भयंकर गुस्सा आया, पर फिर उसका दिमाग सोचने लगा उस छोटे से हथेली जितने बिग बैग में कितना ही खाना आसानी से आ सकता। अगर उसने बाकी लोगों को जगा दिया तो काटने पर एक टुकड़ा भी नसीब नहीं होगा। और अगर वो किसी को ना बताए जियाओ खुद जाए तो के दिमाग में प्लान बन चुका था। उसने जानबूझकर अपनी बॉडी थोड़ी हिलाई, पैर बाहर की तरफ फैलाए। हरकत बड़ी नहीं थी, पर इस सुनसान और शांत रात में आवाज करने के लिए काफी थी। शन शाओतेंग पहले से ही चुपके से खाने की वजह से हुई थी। ये आवाज सुनते ही वो एकदम स्टैचू बन गई। यहाँ तक कि उसने अपनी सांस भी रोक ली। सांस रोकने से शन शाओतेंग का चेहरा लाल हो गया, पर उसकी आवाज निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस अपने कानों से उस तरफ की आवाज सुनने की कोशिश करने लगी। आसपास एकदम शांति थी, बस कीड़ों की आवाज और दूर समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी। ना कोई कुछ बोला और ना ही किसी ने दूसरों को जगाया। उसने चुपचाप एक राहत की सांस ली। डरते डरते मुंह का खाना निकला। धीरे से अपनी पकड़ी हुई गर्दन को घुमाया, उस तरफ देखा जहाँ से आवाज आई थी और अगले ही पल उसकी नजर ताओया की आंखों से मिली, जिसमें आग की हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। वो आंखें बिना झपकाए बस उसे घूर रही थी। शन शाओतेंग के सर से लेकर पैर तक झुरझुरी दौड़ गई। उसका दिल जोर से धड़का। खत्म, ये कब जाग गई? शन शाओतेंग इन औरतों की फितरत अच्छे से जानती थी। ये सब भूखी और फ्रस्ट्रेटेड थी।
और अपना गुस्सा निकालने के लिए खाना ढूंढ रही थी। अगर उसे इनका निशाना बना दिया गया तो सब मिलकर उसे टारगेट करेंगी और ग्रुप से निकाल देंगी, यहाँ तक कि लिन फेंग की तरह धक्के मारकर बाहर निकाल देंगी। ये सोचते ही उसने घबराकर अपनी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर को अपने होठों पर रखी और फिर दोनों हाथ जोड़ लिए। उसका पूरा चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने बिना पास किए जियाओया को मांगते हुए बोला कि किसी को ना जगाए। उसका ये रोना धोना जो उसने पहले लिन फेंग के सामने किया था उससे कहीं ज्यादा रियल लग रहा था। पर जियाओया का चेहरे पर थोड़ी सी भी हया नहीं दिखी। वो बस उसे सीधा घूरती रही। उसका चेहरा इतना शांत था कि डर लग रहा था। फिर उसकी नजर धीरे धीरे नीचे आई तो उस पिंक बैग पर आकर रुक गई और फिर उससे देखकर अपना सर उठाया। फेन शाओतेंग का एक्सप्रेशन भीख मांगने से दुख में बदल गया। और जब उसने जियाओ शाह की चमकती हुई आंखों को देखा और सबके गुस्से का शिकार होने के बारे में सोचा तो आखिरकार अपने होठ काट कर उसने हार मान ली। वो थोड़ा चुप कर धीरे से जियाओया के पास आई। उसने अपना हाथ पिंक बैग में डाला, थोड़ा टटोला और एक छोटी सी चीज निकली और उसे जियाओया के सामने कर दी। जियाओया ने पास आकर देखा, एक बीफ क्यूब था। जियाओया ने बिना कुछ बोले तुरंत वो बीफ क्यूब ले लिया। उसने एकदम जल्दी और बिना आवाज किए रैपर खोला और सीधा अपने मुंह में डाल लिया। सिर्फ एक छोटा सा बीफ क्यूब, पर उसका टेस्ट इतना मस्त था कि उसके मुंह से आवाज निकलते निकलते बची। उसने तब तक उसे मुंह में था जब तक वो थूक से घुल नहीं गया। अब जाकर उसे उसने निकला। कुछ सेकंड बाद जियाओया ने अपनी आंखें खोली और फिर से अपना हाथ आगे कर दी। फेन शाओतेंग ने गुस्से में अपने होठ एकदम टाइट दबाए। उसने अपने बैग को दोनों हाथों से पीछे छुपा लिया। उसकी आंखों में साफ थी। जैसे जियाओयान ने उसको घूरा, शेन शाओतेंग का चेहरा लटक गया। उसके हाथ कांपते हुए दोबारा बैग के अंदर गए और रो रो कर कुछ और क्यूब्स निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। जियाओयान ने उसे लपक लिए और अपने हाथ में काउंट किया, 3 क्यूब्स भिखारी को दे रही हो। उसने एक बार फिर अपना हाथ शेन शाओतेंग के आगे फैला दिया, पर इस बार शेन शाओतेंग ने साफ मना कर दिया। उसने अपने पिंक बैग को जोर से पकड़ लिया और अपना सर जोर जोर से नाम में हिलाने लगी। जियाओयान ने उसे और गुस्से से घूरा। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसे छीन ले। शेन शाओतेंग ने भी उसे अपनी आंखें फाड़ कर घूरा। की मासूम शक्ल पर पहली बार थोड़ा गुस्से वाला एक्सप्रेशन आया था। हालांकि उसका गोल चेहरा होने की वजह से वो उतनी खतरनाक नहीं लग रही थी। तो उसका इशारा साफ था, अगर तुमने और फोर्स किया तो मैं सबको बता दूंगी। जियाओया को अपना हाथ वापस खींचना पड़ा और उसने उन 3 बीफ क्यूब्स को अपनी जीन्स की सबसे अंदर वाली पॉकेट में छुपा कर रख लिया। उसने अपने हाथ से दबाकर चेक किया कि वो गिरेंगे तो नहीं। फिर आराम से वापस अपनी जगह पर लेट गई, आंखें बंद की और उसके होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। जबकि शेन शाओतेंग गुस्से में फुली हुई अपनी जगह पर वापस चली गई। उसने अपने छोटे से बैग को अपने सीने से चिपका कर रखा और एकदम कूद कर गई। के चेहरे पर साफ दिख रहा था, मेरा इतना नुकसान हो गया, कुछ नहीं हो सकता था। वो बस यही पकड़ रही थी कि ये लंबी टांगों वाली औरत उसकी पोल ना खोल दे। आसमान हल्का हल्का उजाला होने लगा था। मैंने उठकर स्ट्रेच किया। मेरी बॉडी इतना रिलैक्स फील कभी नहीं की थी और मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं एक सुनसान आइलैंड पर पूरी रात रहा हूँ। साइन इन करते ही मेरी आंखों के सामने ब्लू टेक्स्ट आया, साइन इन सक्सेसफुल, फिजिक +1। मैंने अपनी मुट्ठी कसकर देखी। मुझे सच में लगा कि मेरी ताकत कल से ज्यादा बढ़ गई है। मैं खड़ा हुआ और आसपास पानी और ब्रेकफास्ट ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन मैंने अभी 2 कदम ही चले थे कि एक चीख ने सुबह की शांति भंग कर दी। शाम। फिर लगातार रोने, चीखने और भागने की आवाजें आने लगी। मैं रुक गया, सर घुमाकर उस तरफ देखा। मेरे होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और मैं वापस हटकर दूसरी दिशा में चलने लगा। बस सुबह चीखों की आवाजें ऐसे आ रही थी जैसे प्रेशर कुकर फट गया हो। 10-12 औरतें जमीन से चलकर इधर उधर भाग रही थी। किसी का पैर खिले पत्थर पर पड़ा, किसी का सर झाड़ियों में घुस गया और उनकी डालियों से एक खून निकल गया। पूरा माहौल ऐसे क्योज में था जैसे सब्जी मंडी में आग लग गई हो। सांप कहाँ है? पास मत आना, मम्मी मुझे घर जाना है। चीखों की आवाजें बढ़ती जा रही थी, पर असल में किसी ने देखा ही नहीं कि सांप कहाँ है। ज्यादातर लोग तो बस के वाले के पीछे भाग रही थी। एक औरत नहीं भागी। फेंग शाओमैन वहीं जमीन पर जम गई थी कि बॉडी थोड़ा भी नहीं हिल पा रही थी कि उसकी राइट काफ पर हरा सांप हमसे कुंडली मारे बैठा था। का ट्रायंगल शेप का पर उसके घुटनों के पास रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे सोने के लिए उसने कोई गर्म जगह ढूंढ ली हो। फेंग शाओमैन ले से डर रही थी, चीखने से डर रही थी, यहाँ तक कि सांस खींचने से भी डर रही थी। वो सांप के ठंडे स्केल्स को अपने स्किन पर महसूस कर सकती थी। उसकी सांस लेने पर उस सांप की बॉडी हल्की हल्की हिल रही थी। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे और उसके जोर जोर से कांप रहे थे। उसने अपनी रोने की आवाज को जबरदस्ती दबा ली। वो बस अपनी डर से भरी आंखों से मीटर दूर खड़ी सु वीवी को देखती रही। सु वीवी ने ये देखा, उसका चेहरा पेपर जैसा सफेद पड़ गया। उसके होठ कुछ बोलने के लिए ले पर आवाज नहीं आई। के पैर जमीन में गड़ गए थे, एकदम नहीं बढ़े। नहीं था कि वो बचाना नहीं चाहती थी, पर उसे सच में बहुत डर लग रहा था। बाकी लोग तो ऐसे ही डर के मारे गायब थे। सबसे दूर थे वो पेड़ के पीछे छुप गए थे। फेन शाओतेंग पेड़ के तने को पकड़े रोती हुई बोली, अब क्या होगा? कौन जाएगा उसे बचाने? ठीक उसी वक्त यांग यू ने जमीन से एक हाथ लंबी लकड़ी उठाई और फेंग जियाओमैन के पास जाने लगी। सब दूर हो जाओ, ये सांप ग्रीन बैम्बू स्नेक है, बहुत जहरीला होता है।
इसी हालत में इसने अगर काट लिया तो सीधा मौत है। बात सुनते ही फेंग शाओमैन की आंसू तेज बहने लगे। उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर जोर से दबा लिए ताकि उसके रोने की आवाज न निकले। उसका पूरा चेहरा खून निचोड़ जाने की वजह से एकदम सफेद पड़ गया था। यांग यू एक एक कदम के फेंग शाओमैन के पास आई। उसके हाथ में पकड़ी लकड़ी आगे से हल्की हल्की कांप रही थी। उसने उस लकड़ी को और जोर से पकड़ लिया। उस ग्रीन बैम्बूस ने कुछ शायद कुछ आभास हो गया था। उसने अपना ट्रायंगल सर हवा से कसा उठाया और अपनी जीभ बाहर निकाली। जियांग यू ने अपनी सांस रोकी और लकड़ी के आगे वाले हिस्से को सांप और फेंग शाओमैन के काफ के बीच के छोटे से गैप में धीरे धीरे अंदर डाला। फिर उसने जोर से लकड़ी को ऊपर की तरफ उछाला। वो हरा सांप हवा में 5-6 मीटर दूर जा गिरा, पत्थर के ढेर पर गिरा, थोड़ा मुड़ा और तुरंत हड्डियों में घुसकर गायब हो गया। के गायब होते ही चारों तरफ से जोर से चीख निकल पड़ी। वे तुरंत आगे बढ़ी और फेंग शाओमैन के पास पहुंची। उसने के कंधे पकड़कर उसे जोर से हिलाया। शाओमैन, तुम ठीक हो ना? काटा तो नहीं? फेंग शाओमैन जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने दोनों हाथ सु वे के गले में जोर से डाल ली। बुरी तरह रोते हुए चिल्लाई, मुझे लगा मैं तो गई वे दीदी, मुझे लगा मैं तो मर जाऊं। सु वे ने उसकी पीठ थपथपाई। उसकी खुद की आवाज भी कांप रही थी। कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ, सांप चला गया। सब जब देखने लगे कि खतरा गया है, यांग यू ने एक लंबी सांस छोड़ी, अपनी लकड़ी जमीन पर फेंक दी और मुड़कर वापस उन 3 लड़कियों के पास चली गई। ये तीनों लड़कियां भी उसकी तरह डर गई थी, पर उन्होंने सुरों की तरह चीख चीख कर अपना पन नहीं खोया था। क्विनलान जल्दी जल्दी चलकर वहां आई। उन चारों के सामने हल्का सा झुक कर बोली, शुक्रिया। जियाओ यू ने बस सर हिलाया जैसे उसे भूल कर रही हो। घने जंगल में मैं लगभग एक घंटे से घूम रहा था। मेरी बाहों में ढेर सारे फल और मशरूम्स थे। रास्ते में मेरी नजर जहाँ भी गई, सिस्टम एक टू टैग से लगातार दिखा रहा था। माउंटेन प्लम बेरीज खा सकते हैं, वाइल्ड रम्बेट बेरीज खा सकते हैं, एक हरी सब्जी मिली खा सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ जंगली छोटी मिर्ची भी मिली खा सकते हैं। लाल रूबी जैसी चमक मिर्चें डालियों पर लटक रही थी। खाने का बंदोबस्त तो हो गया था, पर तब वेज था, मीट नहीं था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पानी नहीं था। तो मुझे और गहराई में जाना पड़ा। करीब 10 मीटर चलने के बाद पानी की एक हल्की सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं अपनी स्पीड बढ़ा दी। ऊपर तक ऊंची झाड़ियों को हटाकर छोटी सी झरने जैसे स्ट्रीम ऊपर पत्थरों के बीच से निकल रही थी। मेरी नजर ऊपर पे पड़ते ही एक ब्लू टैग पॉपअप हुआ। माउंटेन स्प्रिंग वाटर, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं, मिनरल्स एकदम परफेक्ट, डायरेक्ट पी सकते हैं, क्वालिटी एक्सीलेंट। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर घुटने टेके, दोनों हाथों में पानी भरकर सीधा मुंह में डाल लिया। एकदम ठंडा और मीठा, कोई अजीब स्मेल नहीं थी। हर सुपरमार्केट में मिलने वाली उन फैंसी मिनरल वाटर से भी ज्यादा टेस्टी। लगातार 5-6 बार पानी पिया, फिर हाथ पीछे से अपना मुंह पहुंचा। मैंने एक लंबी सांस ली। चलो, पानी का तो जुगाड़ हो गया, अब कोई बर्तन ढूंढना पड़ेगा। बार बार प्यास लगेगी तो इतनी दूर थोड़ी आऊंगा। पर इसकी अभी कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि स्ट्रीम के थोड़ा ऊपर की तरफ वीडियो की आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी। जहाँ पानी होता है वहाँ जानवर तो आते ही है, और जहाँ जानवर आते हैं वहाँ मीट है। मैंने अपने हाथों में भरे उन जंगली फलों और मशरूम्स को साइड में रख कर एक सूखे पत्थर पर रख दी। फिर उसी स्ट्रीम के किनारे किनारे ऊपर की तरफ चल पड़ा। पर मुश्किल से 200 मीटर आगे गया होगा कि मेरी नजर किसी चीज पर, क्योंकि पानी के किनारे गिल्ली मिट्टी पर किसी जानवर के पैरों के निशान एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। 4 उंगलियों और खर। तुरंत आइडेंटिफाई करने के लिए स्कैन किया। रिजल्ट देखते ही बाहें ऊपर उछल गई। जंगली सुअर मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक के बाद एक इसके नाम आने लगे। रोस्टेड पोर्क, स्पाइसी पोर्क, नकल, पोर्क बेली बारबेक्यू। मेरे मुंह में इतना पानी आ गया कि बस पकने ही वाला था। अगर एक जंगली सुअर लग जाए तो अगले कई दिनों तक मुझे प्रोटीन की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं हो। मेरे पैर आगे बढ़ने वाले थे, पर मेरे दिमाग में कुछ बात आई। मैंने खुद पर कंट्रोल किया और नीचे बैठ गया। मेरी नजर उन साफ खुरों के निशानों पर थी। मैंने डीप आइडेंटिफिकेशन एक्टिवेट की। ब्लू टेक्स्ट आया, अडल्ट मेल वाइल्ड बोर निशान, एस्टिमेटेड वेट 180 किलो से ज्यादा, डेंजर लेवल एक्सट्रीम। मेरी तो वही हवा टाइट हो गई और मैं तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। 180 किलो, ये तो मेरे वजन से 2.5-3 गुना ज्यादा है। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और राहत की सांस ली। शुक्र है मैं जोश में होश नहीं खोए। पहले एक बार मेरी बॉडी इतनी तगड़ी हो जाए कि मैं के हाथों से हवा मोड़ सकूं, इससे निपटने आऊंगा। खैर, आज तो इस बॉस पंगा नहीं ले सकते। मैंने एक आखिरी बार उन पैरों के निशानों को देखा। निशान ऊपर पहाड़ी की तरफ से आकर वेस्ट की तरफ मुड़ गए थे। इसका मतलब स्ट्रीम के और ऊपर की तरफ आना भी सेफ था। मैंने उस पैरों के निशान वाले एरिया से थोड़ा घूमकर रास्ता लिया और स्ट्रीम के किनारे किनारे ऊपर की तरफ बढ़ता रहा। चलते चलते मुझे लगभग 2 घंटे हो गए। रास्ते ऊपर की तरफ टाई वाले थे। झाड़ियां और घनी होती जा रही थी। जैसे ही मैंने आखिरी इन्हीं झाड़ियों को आया, मैं एकदम दंग रह गया। सामने का व्यू एकदम खुल गया था। दोनों तरफ पहाड़ की दीवारें एक नेशनल शील्ड की तरह खड़ी थी और उनके बीच एक हल्के ढलान वाली जगह थी। वैली का नजारा देखकर मुझे लगा जैसे मैं किसी गेम के हिडन मैप वाले लेवल में आ गया हूँ। वहाँ चारों तरफ के पेड़ थे, के बड़े बड़े पत्ते धूप में एकदम चमक रहे थे। उन पेड़ों पर कच्चे केले भरे पड़े थे और साइड में एक बेल पहाड़ की दीवार पर हुई थी, जिस पर डार्क पर्पल रंग के फल लटके रहे थे। हर पल किसी फ्रूट किसी लीची जितना बड़ा था। इतने सारे थे कि बेल का बाहर झेल नहीं पा रही थी। सिस्टम के टैग्स लगातार स्क्रीन पर आने लगे। वाइल्ड बनाना एडिबल, शुगर कंटेंट हाई, कैलोरीज से भरपूर, ऑफ ऑल ग्रेप्स एंटीऑक्सीडेंट से भरे, मीठा और खट्टा
का टेस्ट एकदम परफेक्ट, डायरेक्ट खाओ या वाइन बनाओ। उसने पीछे जंगली लोकार्ड्स और येलो स्किन वाले फल भी देखा नहीं, कितनी तरह की बेरीज के टैग्स के एक के बाद एक पॉपअप होते रहे। इतने सारे थे कि मेरी आंखें थक गई। हर तरफ बस हरे रंग के एडिबल दिख रहे थे। किसको कहते हैं ये सुनसान आइलैंड है, तो ऊपर वाले ने मेरे लिए फ्रूट बफेट खोल रखा है। मेरी नजर थोड़ा और आगे तक गई। वैली के एंड में मुझे कुछ के ग्रे रंग के जानवर धीरे धीरे घूमते हुए दिखे। उनका साइज खरगोश के करीब था और पतली टांगे और पैर शायद सींग थे। मैंने आंखें छोटी करके देखा पर वो बहुत ज्यादा दूर थे। 300-400 मीटर दूर होने की वजह से सिस्टम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। कोई बात नहीं, अगर उन भेड़ को भी दूं तो बस ये फल और खरगोश ही इतनी गारंटी तो दे सकते थे कि लंबे टाइम तक मुझे भूखा नहीं मरना पड़ेगा। जगह तो एकदम मेरा पर्सनल गोडाउन बन चुकी थी। उन औरतों के यहाँ तक पहुंचने का चांस। ने मुड़कर अपने रास्ते को देखा जहाँ से मैं आया था। पूरे 2 घंटे का खड़ा रास्ता उन नखरे वाली वीआईपी लड़कियों के बस की बात नहीं थी। वो इसका 1/3 रास्ता भी पार नहीं कर पाएंगी। एक सांप को देखकर उनकी चीखें निकल जाती हैं। जंगल में सच में जंगली सुअर से का सामना हो गया तो मैंने उछकर अपना सर हिलाया। मैंने उस खौफनाक सीन को अपने दिमाग से झटक दिया। वो हादसा बहुत भयानक होता सोचकर ही मेरे मर रही थी। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मैं बस सोच ही रहा था कि कुछ ग्रेप्स तोड़कर वापस चलता हूँ। अचानक मेरे लेफ्ट साइड की झाड़ियों से मुर्गे की आवाज आई। कदम वही रुक गए। मैं एकदम पाँव आवाज की तरफ गया और झाड़ियों के पीछे से एक छोटे से छेद से अंदर देखा। मुझे 5 मीटर से भी कम दूरी पर एक खाली जगह थी। हाँ, 6-7 जंगली मुर्गियां आराम से मिट्टी खोदकर कीड़े ढूंढ रही थी। इनके पंख एकदम चमक रहे थे। देखकर ही लग रहा था कि इनका मीट एकदम सॉलिड और तगड़ा होगा। मेरे गले से एक जोर का थूक उतरा पर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। जंगली मुर्गी नॉर्मल मुर्गियों से ज्यादा तेज होती हैं, उड़ सकती हैं, भले ही ज्यादा ऊंची या दूर नहीं। और इस खुली जमीन पर सिर्फ अपने पैरों से उड़ने वाले पक्षी को पकड़ना बस एक सपना ही है। दबे पांव वापस पीछे हट गए। दिमाग के एनसाइक्लोपीडिया ने तुरंत एक ट्रेन बता दिया। एक स्ट्रॉन्ग बेल का उस करके एक थ्रोइंग नेट बनाए। आज जाकर सीधा उन पर जाल फेंके। पीछे भागने से 100 गुना बेहतर था। 1,00,000% बेटर आइडिया। मैंने तुरंत आसपास सही बेल ढूंढना शुरू किया। कदम चलते ही मुझे एक पतली पर एकदम स्ट्रॉन्ग हरी बेल की कलेक्शन मिल गई। स्टम टैग इलास्टिक वाइन बहुत मजबूत होने के लिए परफेक्ट। मैंने कस के एक गुच्छा तोड़ लिया। एक चौकोर पत्थर ढूंढ कर लाया पर बैठकर जाल बुनना शुरू किया। जब सूरज ठीक सर के ऊपर से निकल गया तब जाकर लगभग 2 बाय मीटर का एक मस्त जाल तैयार हो गया। मैंने उस जाल को झटक दिया, खींचा, एकदम मजबूत था। फिर उसे रोल करके अपने बगल में दबाया और झुक झुक कर वापस उसी जगह के पीछे पहुंचा जहां वो मुर्गियां थी। जमीन पर लेटकर उस छेद से अंदर देखा। मेरी तो ही छूटने वाली थी। वो मुर्गियां ना सिर्फ वहीं पर थी बल्कि 4-5 नई मुर्गियां और आ गई थी। धीरे धीरे लेटने की पोजीशन से घुटनों के बल बैठ गया। दोनों हाथों से जाल को खोला और उसके सारे पकड़ लिए। फ्रेश मीट खाने को मिलेगा या नहीं इस एक थ्रो पर डिपेंड करता था। मैंने उन बेखबर मुर्गियों पर टारगेट लॉक किया, गहरी सांस ली और अपने पैरों पर जोर डालकर एकदम रेडी हो गया। दूसरी तरफ उन औरतों के कैंप में यहाँ कुछ लड़कियों को आसपास की पहाड़ियों में ले गई थी। कुछ माउंटेन्स प्लम्स और एकदम कच्चे अनजान हरे फल तोड़ लाई थी। के ना होने की वजह से फल एकदम खट्टे और कसीले थे पर मर उन्होंने कुछ तो पेट में डाला था। जैसे ही फल पेट में गया एक नई और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। कल से लेकर अभी तक किसी ने पानी नहीं किया था। सबके गले सूख कर रस्सी बन चुके थे। आग लग रही हो। क्विनलान ने तुरंत सबको 4 ग्रुप में बांट दिया। यांग यूं अपने 3 लोगों को लेकर लकड़ियां ढूंढने निकल गई। सुवेवी, चेनिया और बाकी कुछ को लेकर कैंप के आसपास आने के लिए फल ढूंढने गई। क्विनलान खुद कुछ लकड़ियों को लेकर उधर की तरफ किस्मत आजमाने चली गई। ये सोचकर कि शायद मेरी तरह उन्हें भी कल फंसी हुई मछली मिल जाए। जिसे सबसे बेकार काम मिला वो ग्रुप था ज़ियाओया, सेन तियाओतंग, उनकी 2 सहेलियों का। उनका टास्क था जंगल के अंदर पानी ढूंढना और रास्ते में कुछ खाने को मिले तो वो भी लाना। काम एकदम साफ तरीके से बताया गया था। प्रॉब्लम ये थी कि नतीजा कुछ भी साफ नहीं था। बीच वाले ग्रुप एकदम जोश में गई थी पर पैर तक मुंह लटकाए वापस आ गए। उन्होंने बीच पर ईस्ट से लेके वेस्ट तक छान मारा। मछली तो दूर की बात थी, उन्हें ढंग का एक सिप भी नहीं मिला। सबसे बुरी बात नहीं थी, दोपहर का करीब 1 बजे तो यहाँ का ग्रुप भी वापस आ गया। शियाओतेंग सीधा कर जमीन पर गिर गई। हफ्ते में उसकी जीभ बाहर निकल गई। उसका चेहरा मुरझाकर ठीक वैसा हो गया था जैसे 3 दिन से धूप में पड़ी हुई थी। ज़ियाओया की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसकी लंबी टांगों पर हड्डियों से लगे ढेर सारे हाल स्क्रैचेस थे। उसके हाथ में बस 2 मुट्ठी सूखे सूखे जंगली पत्ते और कुछ अनजान फल थे। शियाओतेंग ने अपना सर हिलाया। वो थक कर लेट गई। उसमें एक शब्द बोलने की भी ताकत नहीं बची थी। ज़ियाओया ने पेड़ का सहारा लिया और लंबी लंबी सांसें ली। फिर उसके सूखे गले से आवाज आई, पानी नहीं मिला। ये सुनते ही बाकी सब ग्रुप उनकी तरफ भाग कर आई। एक साथ सब चीखने लगे। बवाल मच गया। ऐसे कैसे पानी नहीं मिला? तुम किस तरफ ढूंढने गई थी? तुम्हें बस एक ही तो काम दिया था, वो भी ढंग से नहीं कर पाई। सबकी शिकायतें सुन सुनकर ज़ियाओया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिढ़कर कहा, अगर तुम सब इतना स्मार्ट हो तो खुद जाकर ढूंढ लो। जंगल में झाड़ियां किसी भी पक्की दीवार की तरह हैं। जमीन पर पड़ी हुई पत्तियां हैं। 2 कदम चलने पर 1 बार इंसान गिर रहा है। को जाकर ट्राई करना है। तभी क्विनलान आगे आई कि झगड़ा शांत सके। ठीक है बस करो, अब करना बंद करो। अगर पानी नहीं मिला तो सब वैसे ही मर जाएंगे। उसने वहाँ मौजूद हर एक लड़की की हालत देखी। सूखे पतले होठ, लाल आंखें और जाए हुए पीले चेहरे। और अभी तक मुश्किल से एक ही दिन बीता था। ये कल तक हेलो में रहने वाली
खरो वाली वीआईपीज आज फुल फेंक रही थी कि सारी अकड़ टूट चुकी थी। एक ग्रुप से कुछ नहीं होगा, अब हम सब अलग अलग डायरेक्शंस में ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं पानी मिल ही जाएगा। टुकड़ों में बटकर निकल लगी। वह सांप देखकर मरने वाली हालत में आई फेंग शाओमैन भी डर भूल चुकी थी। वो सू वेइवेई का हाथ पकड़कर उसके पीछे पीछे खड़ाते हुए चल रही थी। लिन शेन कल रात की ठंड से उनका सर दर्द था और जियाओ तिंग जो चलने से ज्यादा रुककर आराम कर रही के अलावा 2 लड़कियां ऐसी थी जिनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। वो लंगड़ाते हुए सबके पीछे चल रही थी, पर एक बात सब अच्छी तरह समझ चुके थे, अगर आज पानी नहीं मिला तो रात का ठंड से सहना सबसे छोटी प्रॉब्लम होगी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान सब रास्ते बंद नहीं करता। करीब 40 मिनट ढूंढने के बाद साउथ वेस्ट की तरफ गए हुए चीख आई, पानी पानी मिल गया है, जल्दी आ जाओ। ये सुनते ही बाकी सब लड़कियां पागलों की तरह उस पास की तरफ दौड़ी। एक छोटी हड्डियों मैदान को पार करते ही पतली सी पानी की स्ट्रीम उनके सामने थी। पानी बहुत ज्यादा नहीं था, पतली जगह थी कि कोई कदम में पार कर ले, पर पानी बह रहा था और एकदम साफ और चमकदार था। उसे देखते ही के गले में थूक निकल गया। लिन शाओटेंग सबसे पहले उस तरफ दौड़ी। ने बिना कुछ सोचे समझे सीधा जमीन पर कर अपने मुंह पानी में डाल लिया और लगी। देखकर बाकी 7-8 लड़कियां भी सीधा पानी में कूद पड़ी। सू वेइवेई ने 2 बड़े बड़े घूंट पिए और वो अपना चेहरा उठाया तो उस पे पानी की बूंदें चमक रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। इतना मस्त है ये। प्लान वेस्ट की तरफ आई, पर उसने तुरंत पानी नहीं पिया। उसने घुटनों के बल बैठकर से पानी का रंग और फ्लो चेक किया। सूंघ कर देखा तो कोई अजीब स्मेल नहीं आ रही थी और पानी एकदम साफ था। आसपास किसी जानवर की पोटी का निशान नहीं भी था। तब जाकर उसने अपने हाथों में पानी भरा और धीरे से एक घूंट पिया। जियांग यू भी किनारे पर खड़ी कुछ देर ऑब्जर्व कर रही थी और फिर झुककर पानी पीने लगी। शेन याओ वाटर क्वालिटी गहरा नहीं देख रही थी, इतनी दूर भागकर आने से बुरी तरह हाफ रही थी। कुछ सेकंड सांस लेने के बाद वो बैठकर पीने लगी। सबका पानी से भर गया तो वो स्ट्रीम के किनारे निडर होकर बैठ गए। आइलैंड पर आने के बाद पहली बार उनके चेहरों पर थोड़ी सी राहत दिखी। कुछ लड़कियां तो पानी में हाथ डालकर छप छप करने लगी थी। सू वेइवेई तो ये भी सोचने लगी कि स्ट्रीम के पास नया कैंप बना ले, आग जलाए और रात को कुछ फल खा ले, काम चल जाएगा। शेन शाओटेंग अपने के हुए पेट को सहलाते हुए धीरे से बोली, बस मीट नहीं है। माहौल धीरे से थोड़ा शांत हुआ और रिलैक्स भी हुआ। तभी गाड़ियों की तरफ से सीखे चलने की आवाज आई। तब की हंसी और आवाज एक सेकंड में रुक गई। सबने एक साथ उस तरफ देखा। झाड़ियों की डालियां हटी और एक आदमी बिना शर्ट के बाहर आया। पहर की धूप पेड़ों के पत्तों के बीच से ठनकर मेरे सीने और बाजुओं पर पड़ रही थी। मेरी मसल्स एकदम कट टू कट दिख रही थी, जल्दी और वाइड। कल बीच पर वो जो पतला सा बीमार आदमी था, ये उससे एकदम अलग था। मैंने शर्ट इसलिए नहीं पहनी थी क्योंकि मैंने अपनी टी शर्ट को बांधकर एक बड़ा सा पोटला बनाया था। मैंने अपनी कमर पर बांध रखा था, जो कच्चे पीले लोकार्ड्स और लाल रामबुतान से भरा पड़ा था। पर मेन पॉइंट ये नहीं था। मेन पॉइंट ये थी मेरे गले में लटकती हुई 4 बड़ी बड़ी मुर्गियों की लाइन, जिनके पैर बेल से बंधे हुए थे। मेरे लेफ्ट हाथ में बेल से बंधे हुए केले के 3 बड़े गुच्छे थे। उसी के साथ काले पर्पल रंग के अंगूर के गुच्छे भी लटक रहे थे। राइट हाथ में मैंने एक बड़ा सा केले का पत्ता फोल्ड करके पकड़ा हुआ था, जिसमें आधा पत्ता भरकर साफ पानी था। चलते वक्त मैं हल्के से हिल रहा था, पर पानी की एक बूंद नहीं गिरी। वहाँ ना हंसी बची थी, ना बातें, और पानी में चप करते हुए हाथ हवा में ही रुक गए थे। तब की फटी हुई आंखें सीधा मेरे ऊपर टिक गई। मैं यूं कहूँ, उनकी नजर मेरे गले की मुर्गियों और हाथों के ढेर सारे फलों पर टिक गई थी। ये 18 औरतें सुबह से के खा रही थी। उन सबका ढूंढा हुआ खाना मिला भी लो तो मेरे इस सामान के 10% के बराबर भी नहीं था। मैंने भी उन्हें वहाँ देख लिया था। मैं एक सेकंड के लिए रुका और उन खरे बालों वाली औरतों को देखा। इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर मेरी नजर सू वेइवेई के गुस्से और शर्म से लाल हुए चेहरे पर थोड़ी सी ज्यादा देर तक रुकी। फिर मेरे होठों पर एक हल्की बड़ी ही चिढ़ाने वाली मुस्कान आ गई और मैं एकदम चौड़ में के ठीक सामने से निकल गया। चलते वक्त मेरे गले की 4 मुर्गियां आगे पीछे हिल रही थी। जब तक मैं वहां से पूरी तरह गायब नहीं हो गया, स्ट्रीम के आसपास एकदम सन्नाटा छा गया था। शेन शाओटेंग उस तरफ देखती रह थी को दोपहर का वो कच्चा खट्टा फल याद आ गया जो उसने खाया था। उसकी आंखें लाल हो गई और वो बस रोने ही वाली थी। जियाओया ने अपने हाथ का आखिरी पानी का घूंट पिया। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जिसे देखकर दुख होता कि नजरें कब से उन मुर्गियों पर टिकी थी। उसका गला अपने थूक निकल रहा था। कुछ देर बाद लिन शेन ने अपना सर कड़ा और धीमी आवाज में बोली, ये गैप तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मैं कैंप में वापस पहुंचा और करीब 20 मिनट तक सफाई की। मैंने मुर्गी को काटा, हाथ में तोला और पंख वगैरह हटा दी। घर की गंदगी साफ करने के बाद भी ये कम से कम 1.5 किलो का होगा। अकेले के खाने के लिए बहुत ज्यादा था। पर अब एक नई प्रॉब्लम थी, इसे पकाऊं कैसे कि टेस्ट एकदम मस्त आए। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और मुर्गी को उठाकर ढलान से थोड़ा नीचे गया, जगह जहाँ से समुद्र दिख रहा था। अपने पत्थरों के बीच के छोटे
पानी के गड्ढे को ढूंढ और पूरे मुर्गे को उसमें डुबा दिया। 10 मिनट तक सोखने दिया। फिर मैं उसे निकालकर कैंप ले गया। एक मोटी सी लकड़ी छीली, मुर्गे के अंदर से निकालकर आग के ऊपर टिका दी। आग की लकड़ियों को थोड़ा पीटा ताकि बड़ी आग जुझाए और सिर्फ की आंच नीचे से धीरे धीरे उसे पका सके। मैंने केले का एक पत्ता फाड़ा और उस पर पहले से पकिया हुआ समुद्री पानी आया। हर थोड़ी देर में मैं उस पत्ते से मुर्गी के पास एकदम बराबर समुद्री पानी घिसने लगा। इससे बाहर नमकीन और बुना हुआ टेस्ट आ गया और अंदर का मीट एकदम नरम रहेगा। हल्का सा सफेद धुआं उठा, मीट की एकदम मस्त और रिच खुशबू आने लगी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना सर हिलाया हो गया। मैंने उस रोस्टेड मुर्गे को आग से उतारा। उसकी स्किन किसी पापड़ की तरह क्रिस्प हो चुकी थी। जैसे ही मैंने एक हिस्सा तोड़ा, खच की आवाज आई और टूटे हुए हिस्से से मीट का जूस मेरी उंगलियों से होते हुए कलाई तक टपकने लगा। बड़े बड़े बाइट लेकर चिकन खाना शुरू किया। बीच बीच में अंगूर तोड़कर मैं डालता रहा। खुशी से खुद से ही बड़बड़ा रहा था। मैं मजे से खा रहा था कि अचानक मेरी आंख के कोनों से 30 मीटर दूर आग जलती हुई दिखी। 30 मीटर दूर उन औरतों के ग्रुप मेरे कैंप की दूसरी तरफ मेरे ही पत्थर के 2-3 गड्ढे ढूंढ लिए थे। वो 18 औरतें उन्हीं गड्ढों में अलग अलग करके ठुसी हुई थी। कम से कम उन्हें छुपने के ठीक ठाक जगह मिल गई थी। रात का खाना दोपहर से थोड़ा बेहतर था। दोपहर में किसी ने आसपास कुछ एडिबल मशरूम ढूंढ लिए थे। इसको आग पर भूनने के बाद उसका टेस्ट काफी ठीक था। जो फल उन्हें मिले थे वो पहले से थोड़े पक्के हुए थे। इतने खट्टे नहीं थे तो खाए जा सकते थे। सच कहूँ तो इस इलाके में खाने लायक प्लांट्स कमी नहीं थी, पर इन औरतों को खेती या प्लांट्स की क्या ही नॉलेज थी। फल थे, उनमें से सिर्फ 2-3 को ही पहचान पाई कि ये जहरीले नहीं है। कि अनजान फलों को खाकर किसी तरह किसी की जान देने की हिम्मत नहीं थी। तू वीवी ने एक कट्टा प्लम खाया तो उसका पूरा मुंह सिक उड़ गया। खुद को दिलासा देने लगी कि कुछ बोलने ही वाली थी। तभी हवा का रुख बदला और हवा के साथ एकदम जोरदार भुने हुए मीट की खुशबू तक आई। आग पर भुनने से मुर्गे का फैट जो निकला था वो भुनी हुई और हल्की नमकीन मसालेदार स्मेल सीधा उनके नाक में घुस गई। सबके सब एकदम रुक गए। उन्होंने पलटकर देखा कि मैं एक पूरा सिका हुआ गोल्डन मुर्गा पका कर बैठा हूँ। बड़े बड़े बाइट खा रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपने दांतों से क्रिस्पी स्किन फाड़ी, उसके अंदर से गर्म गर्म भाप निकलने लगी। मेरे मुंह पर हर तरफ तेल लगा हुआ। दोनों गाल पेट भर खाने से फूले हुए थे और बीच बीच में मस्त पर्पल अंगूर खा रहा था। या ने झुककर अपने हाथ में रखे उस कड़े और प्लम को देखा और फिर सर उठाकर 30 मीटर दूर उस चमकते हुए मस्त रोस्टेड मुर्गे को देखा। उसने चुपचाप वो प्लम वापस मुंह में डाला, 2 बार चबाया, उसको पूरा ही निकल लिया। उसका मुंह कड़वा हो गया। टेन शाओतेंग ने अपना रोस्टेड मशरूम मुंह में निकला। बहुत ही मुरझाई हुई आवाज में बोली, ये मशरूम इतना ठीक तो लग रहा था, अचानक का टेस्ट बेकार क्यों लगने लगा? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी। ये उन 30 मीटर दूर खड़ी औरतों की नजरें महसूस हो गई थी। मैंने सर उठाकर उस तरफ देखा और मेरे होठ हिले। मैंने आराम से अपना मुर्गा उठाया, धीरे से कर बैठ गया और उनकी तरफ अपनी पीठ कर ली। टेंग जियाओमैन ने अपना आधा खाया हुआ फल गुस्से में जमीन पर पटक दिया। दांत पीस कर बोली, इतना बड़ा मुर्गा है, ये अकेले थोड़ी ना खा पाएगा। बोलते बोलते अचानक रुक गई। आगे के शब्द उसने अपने गले में ही रोक लिए। तो वीवी ने भी अजीब तरह से उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मेरी तरफ घूरती रही और उसकी नजर मेरे साइड में रखी चीजों पर टक गई थी। मेरी नजर लटकते हुए केलों और अंगूरों पर पड़ी। आखिर ये सब चीजें ये लाया कहाँ से है? केले, अंगूर। हमने पूरा दिन छान मारा, एक धान का फल तक नसीब नहीं हुआ। हाँ यार, मैं दोपहर में इतनी दूर तक भटकती रही, बस अजीब अजीब जंगली घास के सिवा कुछ नहीं दिखा, एक भी फल नहीं था। तो अब हम करें क्या? ऐसा करते हैं, कल जब वो खाना ढूंढने निकलेगा तो हम चुपचाप उसके पीछे चलेंगे। एक ने तरकीब सुझाई। कई लड़कियों ने एक साथ अपना सिर उठाया। बात तो सही थी, उन्हें खाने के लाले पड़े थे। अगर हम उसके पीछे गए और ये देख लिया कि वो फल कहाँ से तोड़ता है, मुर्गियां कहाँ से पकड़ता है, तो हमें भी खाने का ठिकाना मिल जाएगा। ना उसके आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ना सिर झुकाना पड़ेगा और ना ही उसका वो चिढ़ाने वाला थोबड़ा देखना पड़ेगा। अपनी मेहनत करेंगे, पेट भर खाएंगे। उन 10-12 लड़कियों की आंखों में पहली बार एक उम्मीद की चमक जागी। उन्होंने यहाँ तक जुगाड़ बिठाना शुरू कर दिया कि कल कौन उस पर नजर रखेगा, कौन फल तोड़ेगा और कौन मुर्गियां पकड़ेगा। अगले दिन जब सुबह की पहली किरण समंदर पर पड़ी और औरतें अपने दुखते शरीर को सहला रही थी और एकदम जोश में उठकर मेरा पीछा करने के लिए तैयार हुई, तो भाई साहब मैं कहीं गया ही नहीं। जो तिंग लीडर बनी और फोंग शियाओमन, लिन नुओ, शिया शाइनिंग के साथ 4 लोगों की एक जासूसी टीम बनाई गई। अंधेरा पूरी तरह छटने से पहले ही वो झाड़ियों के पीछे दुबक कर बैठ गई और 30 मीटर दूर मेरे पत्थर वाले कैंप पर चील की तरह नजरें गड़ा ली। लगभग 2.5 घंटे झक मारने के बाद भी मेरी तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। जो तिंग के पैरों में सुइयां चुभने लगी। उसने 3 बार अपनी जगह बदली और आखिर में हार मानकर जमीन पर धम्म से बैठ गई। वो अपने दर्द करते पैरों को सहलाते हुए मुंह फुलाए बैठी थी। कुछ देर बाद मैं आखिरकार उठा, एक लंबी अंगड़ाई ली, जम्हाई ली और आराम से उठकर बैठ गया। फिर उन सब ने अपनी फटी की फटी आंखों से मुझे कल का बचा हुआ आधा भुना हुआ मुर्गा निकालते देखा। मैं उसे आराम से नोच नोच कर खाने लगा और साथ में कुछ केले और अंगूर के गुच्छे भी साफ कर दिए। उन चारों के पेट एक साथ गुड़गुड़ा उठे। जो तिंग ने गुस्से में एक खट्टा बेर अपने मुंह में ठूस लिया।
और दांत पीस पीस कर उसे चबाने लगी। अपनी इच्छा शक्ति के दम पर वो उस खटास और पेट की भूख से लड़ने लगी। फॉन्ग शियाओमन ने तो सीधा अपना मुंह ही घुमा लिया। एक और झलक देखने का मतलब था खुद को और ज्यादा टॉर्चर करना। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरा ये सुबह सुबह का खाना बर्दाश्त किया। अचानक चारों एकदम चौकन्नी हो गई। लो भाई, अब ये निकलने वाला है। मैं खड़ा हुआ, अपने कंधे थोड़े चटकाए और कैंप से बाहर निकला। चारों की नजरें एकदम मुझ पर लॉक हो गईं। पर नतीजा ये निकला कि मैंने कैंप के आसपास बस 20-30 मीटर के दायरे में ही एक चक्कर काटा और कुछ अनजान सी बैलें तोड़कर वापस आ गया। झो तिंग का चेहरा गुस्से से एकदम लाल पीला हो चुका था। उसने आवाज दबाकर फुसफुसाते हुए कहा, ये आखिर कर क्या रहा है? इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है? ये खाना ढूंढने बाहर क्यों नहीं जा रहा? लिन नुओ ने पास ही लेटकर एक लंबी सांस छोड़ी, क्योंकि उसके पास पहले से ही ढेर सारा खाना पड़ा है। उसने अपनी लंबी टांगों पर मच्छर के काटे हुए लाल दानों को खुजलाया। उसकी आवाज में बिल्कुल भी जान नहीं थी। 4 मुर्गियां और इतने सारे फल उसके एक हफ्ते के लिए काफी है। हमारी तरह थोड़ी बेवकूफ है जो पेट भी नहीं भर पाता और डर डर के जीना पड़ता है। ये भी कोई जिंदगी है? ये सुनकर फॉन्ग शियाओमन को और भी ज्यादा मिर्ची लगी। उसने धीमी आवाज में गाली दी, खाना होने का बड़ा घमंड है साले को। खाना है तो घर बैठकर बस बैले छील रहा है। चारों कुछ देर शांत रहीं। मुझे नहीं लगता वो ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, शिया शाइनिंग ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में शंका थी। बाकी तीनों ने तुरंत उसकी तरफ देखा। शिया शाइनिंग डर के मारे थोड़ा सिकुड़ गई। मुझे लग रहा है कि वो कुछ बुन रहा है। शिया शाइनिंग ने अपनी उंगलियां आपस में रगड़ी, मेरी तरफ छुपके से देखा और बोली, मुझे लगता है वो कुछ पकड़ने का जुगाड़ बना रहा है। झो तिंग और फॉन्ग शियाओमन ने उसकी नजर की दिशा में देखा, आंखें छोटी करके ध्यान से देखा। हाँ, बात तो सच है। इस वक्त मैं जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। मेरे हाथ तेजी से चल रहे थे। वो बैलें मेरे हाथों में खुल रही थी, जुड़ रही थी और उनमें गांठें लग रही थी। एक जाल का आकार धीरे धीरे उभर कर सामने आने लगा था। फॉन्ग शियाओमन की बत्ती तुरंत जली, तो हमें भी एक जाल बनाना चाहिए। झो तिंग ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और मुड़कर शिया शाइनिंग की तरफ इशारा किया, जाओ आसपास से कुछ बैलें इकट्ठी करके लाओ, हम भी बनाएंगे। शिया शाइनिंग थोड़ा घबराते हुए बोली, क्या मैं अकेली जाऊं? झो तिंग ने उसे घूर कर देखा, तो क्या अब मैं महारानी के साथ चलूं? शिया शाइनिंग ने अपने बचे हुए शब्द वापस निगल लिए। धीमी आवाज में ओ कहा और उठकर झाड़ियों में घुस गई। 10-15 मिनट बाद शिया शाइनिंग ढेर सारी बैलें उठाए वापस लौटी। उसके हाथों पर कई लाल निशान पड़ गए थे। चारों एक घेरा बनाकर बैठ गई और जाल बुनने का महान काम शुरू किया। झो तिंग ने 2-4 बार मेरे बुनने का तरीका क्या देख लिया। उसे लगा वो तो उस्ताद बन गई है। उसने भी शुरू कर दिया। 2 बेलों को एक साथ मोड़ा, पर जैसे ही तीसरी को उसमें फंसाया, पूरा ढांचा ही खुलकर तहस नहस हो गया। फॉन्ग शियाओमन ने आधा घंटा माथापच्ची की और एक अजीब सा गुच्छा बनाकर धर दिया, जिसका जाल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लिन नुओ बिना किसी जोश के बस बेलों को एक दूसरे के ऊपर लपेटे जा रही थी। जो उसने बनाया वो जाल कम और कबाड़ ज्यादा लग रहा था। सबसे बढ़िया काम शिया शाइनिंग ने किया था। उसने ध्यान से बुनकर कुछ गांठें भी लगाई थी, पर उसका जाल भी बस बाकियों से थोड़ा कम बकवास लग रहा था। 1 घंटे बाद चारों अपने अपने मास्टरपीस को हाथ में लिए एक दूसरे की शक्ल ताक रही थी। झो तिंग के हाथ का जाल, भाई साहब, उसके छेद इतने बड़े थे कि सबसे छोटा छेद एक मुंह के जितना था और सबसे बड़े छेद में से तो एक कुत्ता आराम से आर पार हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने एकदम परफेक्ट साइज के छेदों वाला एक मस्त मछली पकड़ने का जाल तैयार कर लिया था। चारों ने पहले अपने हाथ का कबाड़ देखा, फिर मेरा शानदार जाल। चलो इसी से काम चलाते हैं, उन्होंने सोचा। झो तिंग ने मुरझाई हुई आवाज में कहा। सब रेडी होने के बाद मैंने अपना जाल समेटा और कैंप से बाहर निकला। चारों एकदम अलर्ट हो गई और तुरंत मेरे पीछे हो ली, पर उन्हें झटका तब लगा जब मैं घने जंगल की तरफ जाने के बजाय ढलान से होते हुए सीधा समंदर की तरफ जाने लगा। समंदर। फॉन्ग शियाओमन थोड़ी शॉक्ड हुई। चारों मेरे पीछे पत्थरों के एक झुंड तक आई और एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर मुझे घूरने लगी। मैंने कमर तक पानी वाली एक पथरीली जगह चुनी, अपने जाल को खोला और पानी के अंदर एकदम फ्लैट बिछा दिया। जाल के चारों कोनों को पत्थरों से दबा दिया। फिर मैंने वो केले का पत्ता खोला और उसमें रखे मुर्गी के अंदर के कचरे को जाल के बिल्कुल बीचों बीच डाल दिया। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि मछलियों का एक झुंड उस गंध से खींचा चला आया। उथले पानी में सिल्वर व्हाइट रंग की मछलियां उछल कूद मचाने लगी। जब मछलियां ठीक ठाक इकट्ठी हो गईं, मैंने एकदम से जाल को ऊपर खींच लिया। पहली ही बार में 4 बड़ी मछलियां फंसी, हर एक कम से कम 1.5 किलो की तो रही होगी। पत्थर के पीछे छुपी हुई उन चारों लड़कियों को अब जाकर अकलाई कि उनका पूरा पोपट हो गया है। झो तिंग अंदर ही अंदर कुड़ रही थी, यहाँ तक आ ही गए हैं तो खाली हाथ वापस थोड़ी जाएंगे। उसने दांत पीसे अपना वो कबाड़ जैसा जाल उठाया और बगल वाले उथले पानी की तरफ चल दी। उसने बिल्कुल मेरी तरह अपनी नेट पानी में बिछाई और इंतजार करने लगी। 10 मिनट निकल गए, पर उसके जाल में एक छोटी मछली की परछाई तक नहीं फुरकी। और मेरी तरफ देखो, मैंने जाल की मछलियों को किनारे एक पत्थर के गड्ढे में उड़ेल दिया ताकि वो उसी में फंसी रहें। फिर वापस जाल बिछाया और वही निंजा टेक्निक यूज की। जब उस पत्थर के गड्ढे में 8 बड़ी मछलियां जमा हो गईं, तब जाकर मैंने अपना शिकार समेटा और आराम से वहां से निकल गया। जब मैं उनके पास से गुजरा तो मेरे कदम रुक गए। मैंने चेहरे पर एक नकली हैरानी का एक्सप्रेशन बनाया और बोला, ओहो,
क्या इत्तेफाक है, तुम लोग भी मछली पकड़ने आए हो। मैंने झो तिंग के हाथ में पकड़े उस अजीब से जाल को ऊपर से नीचे तक घूरा। मैंने सिर हिलाया, एकदम सीरियस होकर सच्चे दिल वाली आवाज बनाकर बोला, ऑल द बेस्ट, लगे रहो। ये कहकर बिना उनके रिएक्शन का वेट किए मैं अपनी मछलियां उठाकर एकदम टशन में वहां से निकल लिया। झो तिंग ने गुस्से में अपना जाल इतने जोर से भींच लिया कि उसमें से कचक कचक की आवाज आ गई। फोंग शियाओमन का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल होकर गर्दन तक भभक उठा। लिन नुओ एक पत्थर से टिकी हुई थी, अब उसमें बस लंबी सांसें खींचने की ही ताकत बची थी। शिया शाइनिंग सबसे पीछे खड़ी थी। उसने लिन फैंग को दूर जाते हुए देखा और फिर पानी में खाली पड़े अपने जाल को निहारा। वो कुछ नहीं बोली, बस अपनी नजरें झुकाई और अपने पैरों के अंगूठों को घूरने लगी। ट्रैकिंग प्लान पूरी तरह फ्लॉप और बर्बाद हो चुका था। दोपहर को सब लोग कैंप में वापस लौटे। ट्रैकिंग टीम बिल्कुल खाली हाथ आई थी। इकट्ठा करने वाली टीम को बस 2 मुट्ठी मशरूम और 10-15 फल मिले थे। जियांग यू दीदी 3 बंडल सूखी लकड़ियां उठा लाई थी और पानी लाने वाली झाओ या की 4 लोगों की टीम चमत्कारिक रूप से 6 जंगली अरबी ढूंढ लाई थी। भले ही उस पर मिट्टी सनी हुई थी और वो दिखने में किसी भद्दे पत्थर जैसे लग रहे थे, पर किसी ने उनकी शक्ल पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भाई ये पेट भरने के काम जो आने वाले थे। झाओ या ने अरबी को जमीन पर रखा। उसकी लंबी टांगों पर हर जगह झाड़ियों की वजह से लाल लाल खरोंचें पड़ी हुई थी। उसके हाथों की स्किन छिल चुकी थी और नाखूनों के बीच मिट्टी भरी हुई थी। शेन शियातान का हाल तो और भी खस्ता था। वो जमीन पर पसरी पड़ी थी, उसके चेहरे पर पसीना और धूल जमी थी। झाओ या ने हौंकते हुए कहा, बस यही मिले हैं। उस ढलान पर बस इतने ही थे, हमने सारे निकाल लिए हैं। इन अरबी का क्या करना है? सु वेई ने जमीन पर रखे उन 6 अरबी के टुकड़ों पर एक नजर डाली और तुरंत चहकते हुए बोली, 3 लोगों में बराबर बांट देते हैं। उसकी आवाज में ऐसा एटीट्यूड था जैसे यही एकदम सही और नॉर्मल फैसला हो। झाओ या के हाथ रुक गए। उसने सिर उठाया और सु वेई के एकदम साफ सुथरे हाथों को घूरा। उसकी बाहों पर एक भी खरोंच नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी पैंट पर मिट्टी का एक दाग भी नहीं था। फिर उसने झो तिंग और फोंग शियाओमन को देखा, वो भी बिल्कुल टिप टॉप साफ थी। उनके चेहरे पर तो बस बोरियत वाली थकावट थी। 3 लोग एक खाएंगे, झाओ या ने अपनी आवाज में हल्का सा ताना मारते हुए कहा। पर सु वेई को उसकी बात का तंज बिल्कुल समझ नहीं आया। हाँ, एकदम फेयर है। तुम्हें क्या दिक्कत है? झाओ या झटके से खड़ी हो गई, बहुत दिक्कत है। तुम लोगों ने सुबह से क्या उखाड़ा है? खाना कहाँ है? ये सवाल सुनकर झो तिंग एकदम सकपका गई और फिर चुप हो गई। इसका मतलब तुम लोगों ने सुबह से एक केला भी नहीं तोड़ा। फोंग शियाओमन ने तुरंत सारा ठीकरा लिन फैंग के सिर फोड़ दिया। वो सब उस लिन फैंग की वजह से। वो बस समंदर में मछली पकड़ने चला गया, खाना ढूंढने जंगल में गया ही नहीं। झाओ या का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। पानी लाने के लिए हम 4 लोग 2 घंटे तक जंगल में धक्के खाते रहे। 1 घंटे तक मिट्टी में माथापच्ची और खुदाई की, हाथ छिलकर खून निकलने वाला हो गया है। और तुम महारानियां सुबह से बीच पर आराम फरमा रही हो और मेरा हिस्सा भी तुम्हारे बराबर होगा। शेन शियातांग जमीन से उठी, उसने झाओ या की आस्तीन पकड़कर खींची। या दीदी, छोड़ दो ना, झगड़ा मत करो। शेन शियातांग की आवाज एकदम मासूम थी। दुनिया को दिखाने के लिए वो झगड़ा रोक रही थी, पर असल में वो एकदम झाओ या के पीछे खड़ी थी, उसको सपोर्ट करने के लिए। ये बोलने के बाद वो सिर झुकाकर अपने हाथ की मिट्टी खुरचने लगी। कोई भी अंधा भी देखकर बता सकता था कि वो किसकी साइड थी। लिन नुओ एक पेड़ के सहारे टिककर आराम से अपना ताना मारने लगी। झाओ या, थोड़े से अरबी ही तो हैं, इतना बवाल क्यों काट रही हो? सबके सब भूखे हैं। तुम इस तरह इल्जाम लगाकर क्या साबित करना चाहती हो? झाओ या पलट गई। लिन नुओ, तुम भी उस जासूसी टीम में थी ना? तुमने भी घंटा कुछ काम नहीं किया, तुम्हें तो बोलते हुए भी शर्मानी चाहिए। लिन नुओ जोरदार तरीके से हंसी। मैं बस एक बात पूछती हूँ, तुम क्या चाहती हो? अपने अरबी को पकड़कर बैठी रहोगी? झाओ या का जबड़ा टाइट हो गया। सु वेई के चेहरे पर भी गुस्सा साफ दिख रहा था। ठीक है झाओ या, तुम्हें जितने अरबी चाहिए उठा लो, सब तुम्हारे। तो ठीक है, इन्हें कच्चा ही चबा लो। झाओ या ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। कच्चे अरबी में कैल्शियम ऑक्सालेट और सेपोनिन होते हैं। उन्हें खाने से गले में जलन, मुंह छिल सकता है या सूजन की वजह से सांस रुककर मौत भी हो सकती है। सु वेई ने फिर से एक जहरीली स्माइल दी। तो क्या सबके साथ बांटकर खाना ठीक नहीं रहेगा? झाओ या ने अपने दांत ऐसे पीसे की कटकट की आवाज आई। शेन शियातांग ने पीछे से उसके कपड़ों का कोना खींचा, इस बार थोड़ा ज्यादा जोर लगाकर। झाओ या ने अपनी आंखें बंद कर ली। अरबी को आग पर भूना गया था और फिर बांटने के लिए तोड़ा गया। सु वेई के पास बांटने की जिम्मेदारी थी। उसने अपने चेन याओ, झो तिंग और फोंग शियाओमन के लिए जो हिस्सा रखा, वो साफ तौर पर काफी बड़ा था। झाओ या को अपना हिस्सा मिला, जो एक पिंग पोंग बॉल से ज्यादा बड़ा नहीं था, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके लिए आवाज उठाए। झाओ या कोने में बैठ गई, उस जरा सी अरबी को मुंह में डाला और बस 2 बार चबाया। हल्की सी मिठास जीभ पर आए और फिर तुरंत गायब हो गई। उसने अपने होंठ काट लिए पर मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। दोपहर के बाद जब सूरज ढलने लगा था, किसी ने मेरे कैंप की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, वहां से धुआं आ रहा है। सबने सिर उठाकर मेरी चट्टान की तरफ देखा। कैंप के ऊपर से सफेद धुआं लगातार उठ रहा था। मैंने 8 साफ की हुई मछलियों को छोटी लकड़ियों से फंसाकर अपने बनाए हुए जुगाड़ू स्टैंड पर टांग दिया था।
स्टैंड के नीचे मैंने आग को गीले पत्तों और घास से ढक दिया था, बस एक छोटी सी जगह छोड़ी थी ताकि सुलगता हुआ धुआं ऊपर की तरफ जाए। सिस्टम के ज्ञानकोश ने एकदम साफ बताया था, कोल्ड स्मोकिंग के लिए तापमान 30 डिग्री से कम होना चाहिए और इसे 6 से 8 घंटे तक लगातार धुआं देना होता है। मछली के ऊपर धुएं की एक परत बन जाती है जो हवा और बैक्टीरिया को रोकती है। ऐसे स्मोक की हुई मछली काफी लंबे समय तक खराब नहीं होती। मैंने आग पर एक मुट्ठी गीले पत्ते और डाल दिए। धुआं थोड़ा और घना हो गया, फिर मैं वापस चट्टान के पास गया और एक केले का गुच्छा काट लिया। 8 स्मोक की हुई मछलियों के साथ 3 जिंदा मुर्गियां और इतने सारे फल। अगर अगले 1 हफ्ते तक बारिश भी होती रही और मैं बाहर नहीं जा पाया, तब भी मैं भूखा नहीं मरूंगा। मैंने केले का छिलका आग के पास फेंका, हाथ झाड़े और सोचने लगा कि कल क्या करना है। रात हो गई। झाओ या चट्टान के कोने में सूखे पत्तों के ढेर पर लेटी थी। उसने अपने जीन्स की अंदर वाली जेब में हाथ डाला। बीफ जर्की का बस एक आखिरी टुकड़ा बचा था। दोपहर में सच में उसकी हालत खराब हो गई थी। 1 घंटे से ज्यादा मिट्टी खोदने में उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी और ऊपर से वो जरा सी अरबी, वो तो दांतों के बीच भी नहीं फंसी। अब उसके पास बस यही आखिरी टुकड़ा बचा था। दिन में सू वेई ने उसे जो आखिरी लुक दिया था। वो हंस रही थी पर उसकी आंखों में ठंडक थी। उस औरत का दिल एक सुई की नोक जितना छोटा है। अरबी बांटना तो बस शुरुआत थी। कल जब फल बंटेंगे तो क्या वो गलती से उसे एक टुकड़ा कम नहीं देगी? परसों जब काम बटेगा तो क्या वो उसे सबसे दूर और सबसे थकाने वाला काम नहीं थमा देगी? झाओ या अपने ऊपर अंधेरी चट्टान को घूरती रही। आगे क्या होगा? तभी रात की हवा का एक झोंका चट्टान से टकराकर गुजरा, जिसमें धुएं में पके हुए मीट की हल्की सी खुशबू थी। उसने अपना सिर घुमाया। उसकी नजरें अंधेरे को चीरते हुए 30 मीटर दूर उस सुलगती हुई आग की लाल रोशनी पर टिक गईं। सोच रही थी कि क्या पता मैं अभी 2 केले, एक गुच्छा अंगूर और आधी भुनी हुई मछली ऐसे ही खा रहा हूँ। मछली चबाते हुए मैंने अपनी भौहें सिकुड़ी। इसमें नमक कम था। पिछले कुछ दिनों से मैं बस समंदर के पानी से आने वाली उस हल्की सी नमकीन महक के सहारे काम चला रहा हूँ। खाने लायक तो है पर मजा नहीं आ रहा। मैंने मछली का आखिरी टुकड़ा मुंह में ठूसा, उठा और अपने हाथ झाड़े। चलो ठीक है, पहले समंदर किनारे चलते हैं। मैं नीचे बैठा और अपने हाथों से 4 चौकोर गड्ढे खोदे। उनके नीचे मैंने पहले से तोड़े हुए केले के बड़े पत्ते बिछा दिए। फिर मैं समंदर की तरफ गया, एक और केले के पत्ते को मोड़ा और 2-4 चक्कर लगाकर उसमें समंदर का पानी भर लाया। चारों गड्ढों को पानी से भर दिया और काम सेट हो गया। अब इससे भी बड़ा काम बाकी था। मुझे इस आइलैंड पर आए लगभग 5 दिन हो गए हैं। मिट्टी के बर्तन होंगे तो मैं खाना उबाल सकूंगा, पानी जमा कर सकूंगा, सूप बना सकूंगा और आगे चलकर शायद दारू भी बना पाऊं। पर मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए सबसे जरूरी है सही मिट्टी ढूंढना। मुझे एकदम बारीक, अच्छी तरह मुड़ने वाली और जिसमें लोहा ठीक ठाक हो, ऐसी मिट्टी चाहिए थी। मैं वापस कैंप गया, कल बनाया हुआ अपना एक्स्ट्रा जाल उठाया और पानी की धार की तरफ चल पड़ा। मैं एक जगह रुका जहां पानी ने किनारे को काटकर एक घुमावदार जगह बना दी थी। मैं नीचे बैठा, अपनी उंगलियां पानी के नीचे की कीचड़ में डाली, एक मुट्ठी बारीक चिपचिपी मिट्टी निकाली और उसे फैलाकर देखा। इसमें रेत का कोई खास एहसास नहीं था। तभी सिस्टम का मैसेज सामने आ गया। बढ़िया क्वालिटी की काओलिन मिट्टी, इसमें रेत 5% से भी कम है। बर्तन बनाने के लिए एकदम सही। सलाह है कि अंदर की मिट्टी निकालें, उसमें कचरा कम होगा। बस यही जगह है। मैंने अपना जाल किनारे के पत्थरों पर बिछाया, पैंट ऊपर मोड़ी और पानी में उतर गया। फिर एक एक मुट्ठी करके मिट्टी बाहर निकालने लगा। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। मैंने मुड़कर देखा और थोड़ा हैरान रह गया। 4 औरतें पानी की धार के साथ साथ मेरी तरफ आ रही थी। सबसे आगे झाओ या थी, जिसके हाथ में अरबी के कुछ पत्ते थे जिन्हें उसने बाल्टी की तरह मोड़ रखा था। उसके पीछे शेन शियातांग और 2 और लड़कियां थीं। चारों रुक गईं और माहौल एकदम से थोड़ा अजीब हो गया। शेन शियातांग सबसे पहले झाओ या के पीछे छुप गई। उसके होंठ एकदम टाइट थे। बाकी दोनों लड़कियों की आंखों में अजीब सा भाव था, शर्मिंदगी भी थी और एक अजीब सी जलन भी। वो बस अपनी जगह खड़ी रही। झाओ या 1 सेकंड के लिए रुकी, फिर एक जबरदस्ती की स्माइल दी और खुद ही हाथ उठाकर ग्रीट किया। क्या इत्तेफाक है, तुम यहाँ मिल गए। उसकी आवाज नॉर्मल थी पर अंदर एक घबराहट साफ दिख रही थी। मैंने उसे एक नजर देखा, हाँ बोला और वापस मुड़कर मिट्टी खोदने लगा। झाओ या की स्माइल एक पल के लिए जम गई। मैंने दोबारा मुड़कर नहीं देखा। मैंने अपना जाल उठाया और 20 मीटर और आगे चला गया, उनकी नजरों से एकदम दूर। पर झाओ या ने हार नहीं मानी। उसने पीछे खड़ी तीनों से कहा कि तुम लोग थोड़ी देर आराम करो और फिर मेरे पीछे आ गई। उन पेड़ों को पार करने के बाद झाओ या ने देखा कि मैं फिर से बैठ गया हूँ, जगह बदल ली है और फिर से मिट्टी खोद रहा हूँ। वो ज्यादा दूर नहीं थी, बस 4-5 मीटर की दूरी पर खड़ी मुझे घूर रही थी। मैं मिट्टी निकाल रहा था, उसे कूट रहा था और जाल में डाल रहा था। झाओ या की नजरें मेरे हाथों पर टिकी थी। उसके होंठ कई बार हिले पर फिर बंद हो गए। मैंने अपना काम रोका और बिना सिर उठाए बोला, तुम अपना काम करने क्यों नहीं जाती? यहाँ खड़ी होकर मुझे क्या ताड़ रही हो? झाओ या के दिमाग में कई बातें घूमी, पर आखिर में उसने एक सेफ टॉपिक चुना। तुम इस कीचड़ का क्या कर रहे हो? मैंने फाइनली अपनी नजरें उठाई और उसे घुरा। मैं खाकर बोर हो रहा था, सोचा थोड़ा टाइम पास कर लूं, कोई दिक्कत है? झाओ या के चेहरे की स्माइल थोड़ी और टूट गई। अपनी टीम में अपनी हालत के बारे में सोचते हुए उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और एक कदम आगे बढ़ाया। मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ।
उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं अपना जाल उठाकर खड़ा हो गया और हाथ धोने लगा। उसका मदद करने का ऑफर हवा में ही रह गया और मैं झाड़ियों के पीछे से होता हुआ वहां से निकल लिया। झाओया का हाथ अभी भी नीचे बैठने वाली पोजीशन में अटका था। साला, जब तक शेन शियातांग ने उसे आवाज नहीं लगाई तब तक उसने अपना हाथ वापस नहीं लिया और एक लंबी सांस छोड़ी। दोपहर को वो जासूसी टीम एकदम मरे हुए मन से कैंप में वापस लौटी। किन लान आग के पास खड़ी थी, उसका चेहरा शांत था पर उसके होंठ टाइट थे। आज से जासूसी टीम खत्म। तुम लोगों को फल इकट्ठा करने वाली और पानी लाने वाली टीम में डाला जाता है। सु वेई सबसे पहले उछलकर आगे आई। उसने झो तिंग और फोंग शियाओमन के कंधों पर हाथ रखा। सही है, बिल्कुल सही है, हमारी टीम में वैसे भी लोगों की कमी है। लिन नुओ का चेहरा बदल गया। उसने मुड़कर सु वेई को देखा और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला। सु वेई ने उसे देख लिया था पर उसने एकदम इग्नोर कर दिया। फल इकट्ठा करने वाली टीम बस कैंप के आसपास ही भटकती रही। फल तोड़े, मशरूम उठाए और जंगली सब्जियां खोजी। पानी लाने वाली टीम को घने जंगल में 2 घंटे तक पैदल चलना पड़ा और वापस आते आते उनकी हालत खराब हो गई। लिन नुओ ने दांत पीसे पर आखिर में कुछ नहीं बोली। शिया शाइनिंग की तो सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई। उसने चुपचाप सिर झुकाकर सारी बातें मान ली। लंच में वही पुराने जंगली फल, भुने हुए मशरूम और कुछ अनजान जंगली घास थी। जब सु वेई खाना बांट रही थी तो झाओया ने अपने हिस्से को घूरा और बोल पड़ी, मेरा हिस्सा कम है। सु वेई ने सिर तक नहीं उठाया। आज टोटल खाना ही इतना है, जब खाना कम है तो हिस्सा तो कम होगा ही ना। झाओया ने सु वेई के सामने रखे ढेर को देखा जो साफ तौर पर बड़ा था। अच्छा, तो तुम्हारा हिस्सा कम क्यों नहीं हुआ? सु वेई ने फाइनली सिर उठाया और हंसी। मैं यहाँ सबके काम और जिंदगी को मैनेज करने का काम संभाल रही हूँ। दिमागी काम भी एक काम ही होता है मिस झाओया, तुम्हें कोई दिक्कत है? झाओया के नाखून उसकी हथेलियों में चुभ गए। झो तिंग और फोंग शियाओमन सु वेई के पीछे लेफ्ट और राइट में खड़ी हो गई। उनकी आंखों में साफ लिखा था कि अगर तूने कुछ किया तो हम तुझे देख लेंगी। झाओया को लगा कि कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं। वो 2 सेकंड तक वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें धीरे धीरे लेफ्ट से राइट तक घूमी। नतीजा ये निकला कि किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे नजरें मिलाने की। बस शेन शियातान पीछे दुबकी हुई थी। उसने मुंह खोला पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और फिर से सिर झुका लिया। झाओया ने सबके चेहरे के भाव देखे, नीचे झुकी, अपना खाना उठाया और मुड़कर चली गई। देर रात जब आग बुझने लगी थी, झाओया किनारे की तरफ आंखें खोले लेटी थी। उसने अपना सिर घुमाया और धीरे से शेन शियातान से पूछा, और कितना बचा है? शेन शियातान ने करवट ली, थोड़ा झिझकी और अपना छोटा पिंक बैग खोला। पास आकर हल्की लाल रोशनी में झाओया ने एकदम साफ देखा। बीफ जर्की का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। झाओया ने करवट ली और बाहर की तरफ मुंह करके लेट गई। पता नहीं कितना टाइम बीता, हवा का रुख बदला और मीट की खुशबू उड़कर आई। झाओया के पेट में फिर से चूहे कूदने लगे। उसी टाइम दिन में उन औरतों के चेहरे भी उसके दिमाग में घूमे। उसने बिना सोचे अपनी लंबी टांगों पर एक नजर डाली। उसे खुद नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों देख रही है। थोड़ी देर बाद झाओया उठी, अपनी पैंट झाड़ी और गुफा के बाहर की तरफ चल दी। उसी वक्त मेरी आंखों के कोने से मुझे एक परछाई दिखी। वो औरतों के कैंप की तरफ से धीरे धीरे इधर ही खिसक रही थी। मेरा हाथ बगल में रखे एक पत्थर पर गया। परछाई पास आती गई और आग की रोशनी में उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। मैंने भौहें सिकोड़ी, तुम यहाँ फिर से क्यों आ गई? कुछ काम है तो जल्दी बोलो, नहीं तो जाकर सो जाओ। झाओया ने अपना होंठ काटा और एक कदम आगे बढ़ाया। सु वेई जानबूझकर मुझे सबसे थकाने वाले काम देती है और खाना बांटते वक्त मुझे सबसे कम हिस्सा देती है। मुझे सच में बहुत भूख लगी है। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगी। मैंने अपना हाथ पत्थर से हटा लिया और अचानक हंस पड़ा। अंधी हो क्या या दिमाग खराब है तुम्हारा? बाकी 17 लोग भी मुझसे खाने का एक निवाला नहीं ले पाए, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें मिल जाएगा? मैंने तिरछी नजरों से झाओया को देखा। तुम्हें क्या लगा बस रो धोकर 2 बातें बता दोगी कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव हो रहा है और मैं पिघल जाऊंगा, या मुझ पर तुम्हारी हालत देखकर तरस आ जाएगा? झाओया ने अपना नीचे का होंठ काटा और अपनी नजरें वापस मेरे चेहरे पर टिका दी। उसकी आवाज एकदम सीरियस थी। जब तक मेरी कोई हद पार नहीं होती, तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मेरा मीट पलटने वाला हाथ अचानक रुक गया। मैंने मुड़कर झाओया को ऊपर से नीचे तक देखा। कुछ भी करने को तैयार हो? मैंने आधी बात बोली और अचानक चुप हो गया। नहीं, दाल में कुछ काला है। कहीं ये कोई हुस्न का जाल तो नहीं? क्या हो अगर बाकी औरतों ने अभी मेरे कैंप को घेर रखा हो? चांस तो कम है, पर अगर मेरा पोपट हो गया तो? मैं झटके से खड़ा हुआ। मेरी इस हरकत से झाओया डर गई और बिना सोचे एक कदम पीछे हट गई। फिर वो मुझे कैंप का पूरा एक चक्कर लगाते हुए देखती रही। मैंने अपना सिर खुजलाया और 2 सेकंड तक वहीं खड़ा सोचता रहा। जब मैं वापस पलटा तो झाओया के चेहरे पर जो कंफ्यूजन था वो अब टेंशन में बदल चुका था। उसने देखा था कि अभी थोड़ी देर पहले मैं पिघलने लगा था। कुछ भी करने को तैयार हूँ, इन शब्दों का मुझ पर जो असर हुआ था वो उसने बिल्कुल सही पकड़ा था। पर फिर मैं अचानक उठकर झाड़ियों में चेक करने चला गया और वो सारा मूड एकदम से फुस हो गया। नहीं, वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। अगर वो खाली पेट वापस गई तो कल सु वेई उसे और भी ज्यादा परेशान करेगी। अगर वो ऐसे ही भूखी रही तो कुछ ही दिनों में उसमें चलने तक की ताकत नहीं बचेगी।
झाओया ने मुझे अपने पास से वापस जाते हुए देखा। उसने अपने दांत पीसे और सीधा मेरे ऊपर झपट पड़ी। उसने अपनी दोनों बाहें मेरी गर्दन में डाली और मेरे होठों पर जोरदार तरीके से किस कर लिया। मैंने बिना सोचे झाओया को पीछे धकेलना चाहा, पर मेरे हाथ ने बस उसके कंधे को छुआ ही था कि मेरे दिमाग में एक बात आई। बात जब यहाँ तक पहुंच ही गई है तो अब अगर मैंने इसे दूर किया तो मैं खाक आदमी हूँ। ये सोचकर मेरा दायां हाथ झटके से झाओया के सिर के पीछे गया और मैं खुद गेम में आगे आ गया। झाओया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं इतना वाइल्ड हो जाऊंगा। वो पूरी तरह से सुन्न पड़ गई और उसके दांतों का पहरा मैंने पल भर में ही तोड़ दिया। झाओया ने पीछे हटना चाहा, पर वो हिल भी नहीं पाई और साथ ही मेरा दूसरा हाथ भी खाली नहीं था। जैसे ही मेरे हाथ ने उसकी कमर पकड़ी, झाओया के पैर तुरंत कांप गए और वो लगभग मेरे ऊपर ही लटक गई। 5 मिनट बाद झाओया के हाथ में बची हुई आधी भुनी हुई मुर्गी थी और वो आग के पास बैठकर उसे बड़े बड़े बाइट्स में नोच नोच कर खा रही थी। भले ही उसका मुंह पूरी तरह भर चुका था, पर वो फिर भी उसमें और ठूसे जा रही थी। इस आइलैंड पर आने के बाद ये पहली बार था जब झाओया को मीट नसीब हुआ था। इससे पहले का हर एक पल उसके पेट के लिए टॉर्चर था। हाँ, अगर वो मेरी ठरकी हरकतों वाली बात ना होती तो ये एकदम परफेक्ट होता। और मैं झाओया के बगल में बैठा था। मैं साफ महसूस कर सकता था कि वो कितनी महकती और मुलायम थी। सच में सुपर मॉडल होने का फायदा है। और जब भी मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता, झाओया अपना एक हाथ निकालकर मेरे हाथों को कसकर पकड़ लेती और मैं सीधे उसके कपड़ों के ऊपर से ही उसकी पीठ की एक डोरी को पकड़कर खींचता और छोड़ देता। झाओया का पूरा शरीर सिहर उठता। वो मुड़कर मुझे घूरती और अपनी आंखों से मेरी इस घटिया हरकत का विरोध करती, पर मैंने झाओया की उस घूरती हुई नजर को देखकर एक अजीब सा मुंह बनाया, मुड़कर बोला, तुम थोड़ा आराम से नहीं खा सकती क्या? खुद को सुपरमॉडल बोलती है, पर मुझे तो किसी भूखड़ भूतनी जैसी लग रही हो। ये सुनकर झाओया ने चबाने के बीच में ही एक आह भरी। मैं सच में बहुत भूखी हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते कि जब भूख से पेट में दर्द होता है तो कैसा लगता है। झाओया एक पल के लिए रुकी और फिर से अपना सिर झुकाकर मुर्गी खाने लगी। जो भी हो, अभी तो उसे बस अपना पेट भरने से मतलब था। सच कहूं तो झाओया सच में भूखों मर रही थी। उसने वो आधी मुर्गी एकदम साफ कर दी, हड्डियों पर मीट का एक रेशा तक नहीं छोड़ा। उसे कभी नहीं लगा था कि आधी भुनी हुई मुर्गी किसी को इतना सुकून दे सकती है। झाओया ने एक लंबी डकार ली। उसका चेहरा शर्म से हल्का लाल हो गया और उसने छुपके से मेरी तरफ देखा। शुक्र है, वो तो बस अपने केले खाने में मगन है, उसने ध्यान ही नहीं दिया। रुको जरा। झाओया एकदम से सीधी होकर बैठ गई और उसकी नजरें मेरे बगल में रखे फलों के ढेर पर गड़ गई। एकदम पीले केले और बड़े बड़े गहरे काले अंगूर जो आग की रोशनी में एकदम शाइन कर रहे थे और बहुत लालच दे रहे थे। उसका पेट तो भर चुका था, पर उसके दिमाग ने खाने की लालच का सिग्नल भेजा। जब खाने के बाद फ्रूट्स पड़े हैं तो क्यों ना खाए जाएं। झाओया की आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत खिसक कर मेरे पास आ गई। मुझे भी खाना है। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। मेरे होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अच्छा, तो फिर से मुफ्त का माल चाहिए। झाओया पल भर में ही मेरा मतलब समझ गई। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया और उसने मुझे तीखी नजरों से घूरा। पर घूरने के बाद उसने मुश्किल से 2.5 सेकंड तक ही खुद से लड़ाई की होगी। झाओया ने फैसला कर लिया, एक और बार में क्या ही चला जाएगा। ये सोचकर उसने मेरा दायां हाथ पकड़ा। अब खुश हो? मेरा चेहरा देखने लायक था। मेरी स्माइल कान तक पहुंच रही थी। एकदम खुश। फिर मैंने बड़े दिल से 2 केले तोड़े और अंगूर का एक छोटा गुच्छा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। झाओया का चेहरा एकदम से खिल उठा। उसे लेकर उसने पहले एक अंगूर तोड़ा और अपने मुंह में डाला। अपनी आंखें बंद करके पूरे मजे लेकर उसका स्वाद लिया। मीठे, रस भरे और एकदम गूदेदार। औरतों वाले कैंप के उन खट्टे फलों से तुलना करें तो ये चीज किसी लग्जरी से कम नहीं थी। उसने एक साथ 4-5 अंगूर अपने मुंह में ठूंस लिए। उसके चेहरे पर गजब का सुकून था। बस आखिरी के कुछ अंगूरों तक आते आते उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई। उसने नीचे अपने हाथ में बचे हुए 3-4 अंगूरों को देखा और फिर मुड़कर मेरे बगल में रखे फलों को देखने लगी। वो ढेर सारे फल जिन्हें अभी तक किसी ने छुआ भी नहीं था। थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ ना, थोड़ा और दे दो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस एकदम से पूछ लिया, पेट भर गया ना? झाओया ने सिर हिलाया और एक और अंगूर मुंह में डाला। जब पेट भर गया है तो अब यहाँ से निकलो। झाओया के दिल को एकदम धक्का लगा। मुंह का अंगूर गले में अटकते अटकते बचा। तुमने क्या कहा? तुम मुझे यहाँ रुकने नहीं दोगे? क्यों? बस एक किस कर लिया और मुझे थोड़ा छूने दे दिया तो तुम्हें लगा कि मैं जिंदगी भर तुम्हें पालता रहूंगा? मेरी बात सुनकर झाओया काफी देर तक होश में नहीं आ पाई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आदमी तो अपना मतलब निकलते ही पहचानने से इनकार करने वाला ठरकी है। कम से कम लोग थोड़ा नाटक करने में भी आलस दिखा रहा था। अगर सु वेई और उन बाकी औरतों को पता चला कि वो आधी रात को मेरे पास आकर मीट खा रही थी और ऊपर से नीचे तक मेरे हाथों से टच हो चुकी थी, तो उसका अंजाम। तुम ये मत कहो तुमने मुझे ऊपर से नीचे तक छुआ है, मेरे साथ वो सब किया है। और मैं इतना बेशर्म था कि मैं आग को कुरेने लगा जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। हार मानकर झाओया को अपनी कीमत साबित करने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ा। मुझे रुकने दो, मैं तुम्हारे काम आऊंगी, तुम्हारे लिए पानी लाऊंगी, फल तोड़ूंगी। पर मैंने अपना सिर ना में हिला दिया। तुम्हारे वो छोटे मोटे फालतू के काम
वो तो मैं ऐसे ही चलते फिरते कर लूंगा, पर रोज तुम्हें जो खाना चाहिए होगा वो तो पूरे एक इंसान का खाना है। ये डील मेरे लिए घाटे का सौदा है, बिल्कुल घाटे का। मैं झाओ या देश की टॉप सुपर मॉडल, मैं खुद सामने से तुमसे रुकने की भीख मांग रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हूँ और तुम कह रहे हो कि ये डील घाटे की है। पर क्या सच में इन सब चीजों को फायदे नुकसान के तराजू में तौला जा सकता है? तुम एकदम जानवर हो। इस वक्त झाओ या सच में उसका मन कर रहा था कि वो मेरा कॉलर पकड़कर पूछे कि क्या मेरा जमीर किसी कुत्ते ने खा लिया है, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने मेरे चेहरे को घूरा और आखिर में बस एक ही नतीजे पर पहुंची कि ये आदमी कोई आम बेशर्म नहीं बल्कि एक नंबर का कमीना है। आखिर में झाओया ने हार मान ली। उसने एक आह भरी, खड़ी हुई और अपनी पैंट झाड़ी, और उसने एक आखिरी सवाल पूछा जिससे उसे खुद भी बहुत शर्म आ रही थी। तो क्या मैं आगे भी यहाँ आ सकती हूँ? मेरी वो केयरलेस वाली एक्टिंग खत्म हुई और मैं बोला, बिल्कुल आ सकती हो। झाओया ने मेरे हंसते हुए चेहरे को देखा और उसे समझ नहीं आया कि वो कैसा फील करे। ये बंदा जानबूझकर ऐसा कर रहा था। उसे अच्छे से पता था कि मुझे पेट भर खाना चाहिए और इसके लिए मुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा, और मजबूरी ये थी कि वो यही करने भी वाली थी। झाओया ने बचे हुए कुछ अंगूर और वो 2 केले अपने हाथ में लिए और बार बार पीछे मुड़कर देखती हुई वहां से चली गई। हर बार जब वो मुड़ती तो मुझे उसी अगली बार फिर आना वाले वेलकम एक्सप्रेशन के साथ देखती, पर मेरे चेहरे पर रत्ती भर भी ये नहीं था कि चलो तुम रुक ही जाओ। अगली सुबह औरतों वाले कैंप में सब लोग एक घेरा बनाकर बैठे थे। सू वेई के सामने कुछ जंगली सब्जियां और 10-12 फल रखे थे। जब सबका पूरा ध्यान उनके सामने रखे उस नाश्ते पर था, एक हाई पोनीटेल वाली औरत ने बोलना शुरू किया तो सब चौंक गए और सिर उठाकर उसे देखने लगे। वो लियू शुआंग थी, जो मार्शल आर्ट्स वाली फिल्मों में काम कर चुकी थी। उसे थोड़ी बहुत कुंग फू भी आती थी और इन 18 लोगों में वो फिजिकली सबसे ज्यादा फिट थी। सबको अपनी तरफ घूरते देख लियू शुआंग ने बात आगे बढ़ाई, हमारी गैदरिंग टीम रोज एक ही साथ मिलकर काम करती है। हमारे ढूंढने का एरिया बस कैंप के आसपास का ही छोटा सा हिस्सा रहता है। यहाँ चीजें लगातार कम होती जा रही हैं, लेकिन ये पक्का है कि जितना दूर जाएंगे खाना उतना ज्यादा मिलेगा। मैं सलाह देती हूँ कि एक दूसरी टीम बनाई जाए जो और दूर जाकर खाने की तलाश करे। मैं सहमत हूँ। गैदरिंग टीम को पिछले कुछ दिनों से वैसे भी बहुत कम खाना मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैंप के आसपास का सारा एरिया खाली हो जाएगा। मुझे भी लगता है कि हमें पहले से ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए। लियू शुआंग, तुम इस दूसरी टीम की लीडर बनोगी और मैं तुम्हें कुछ लोग और दे देती हूँ। गैदरिंग टीम के कुछ लोग एकदम सन रह गए। माहौल एकदम से टाइट हो गया। सबने अपने सिर नीचे कर लिए, डर रहे थे कि कहीं उनका नाम ना आ जाए। मजाक चल रहा है क्या? झाओया के हिस्से को छोड़कर बाकी सब में तो खाना बराबर ही बढ़ता है ना। जब कैंप के आसपास ही टाइम पास हो सकता है तो इतनी दूर धक्के खाने कौन जाएगा? दूसरी तरफ पानी लाने वाली टीम के कई लोगों की आंखों में चमक आ गई। आखिरकार चाहे कितना भी पैदल चलना पड़े, वो उस भारी पानी को ढोने से तो बेहतर ही था। लिन शीइंग, क्यों ना तुम लियू शुआंग के साथ एक्सप्लोर करने जाओ। सू वेई के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। उसका बर्ताव ऐसा था जैसे उससे ज्यादा तमीजदार कोई हो ही नहीं, पर वहां मौजूद हर कोई साफ समझ रहा था कि वो अपनी खुन्नस निकाल रही है। कुछ दिन पहले लिन शीइंग का सबके सामने सू वेई से झगड़ा हुआ था और अब वो उसी का हिसाब बराबर कर रही थी। लिन शीइंग ने अपनी मुट्ठी भींची और हार मानकर बस ठंडे स्वर में हाँ कह दिया। सू वेई ने फिर वेन रुओकिन की तरफ देखा, तुम भी जाओगी ना? ये वो लड़की थी जिसे सब एकदम सीधी और भोली मानते थे, जो पूरे दिन खुश रहती थी और मीठी मीठी बातें करती थी। लेकिन उसने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसे सू वेई कभी माफ नहीं कर सकती थी। वो लिन शीइंग की बहुत बड़ी फैन थी और पूरा दिन उसी के आगे पीछे घूमती रहती थी, इसलिए उसका भी नाम ले लिया गया। वेन रुओकिन पहले तो थोड़ी कंफ्यूज हुई, पर एक सेकंड से भी कम वक्त में उसके चेहरे पर फिर से वो भोली सी मुस्कान आ गई। ठीक है, मैं पक्का ज्यादा फल तोड़कर लाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि सबका पेट भर जाए। कितनी बड़ी बेवकूफ है। सू वेई ने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया और फिर पानी वाली टीम की तरफ देखने लगी। पर अगले ही सेकंड वो चौंक गई। उसने ध्यान से देखा, इस झाओया का चेहरा इतना खिला खिला कैसे लग रहा है। सू वेई ने कई सेकंड तक झाओया को घूरा। उसे लगा कि शायद उसकी आंखें धोखा खा रही हैं। जैसे ही सू वेई पास जाकर उसे अच्छे से ताड़ना चाह रही थी, झाओया ने उसकी नजरों को पहले ही पकड़ लिया। क्या देख रही हो? क्या मेरे चेहरे पर फूल उगे हैं? झाओया ने चिढ़कर जवाब दिया। सू वेई ने मन में सोचा, ठीक है, हालत इतनी खराब है फिर भी इतना एटीट्यूड दिखा रही है। उसने अंदर ही अंदर मुंह बनाया और मुड़कर फिर से काम बांटने में लग गई। सू वेई का ध्यान अब पानी वाली टीम की तरफ गया और उसकी नजरें 2 जुड़वा लड़कियों पर जाकर टिक गईं। भाई बहनें, तुम दोनों भी इस टीम में शामिल हो जाओ। ये सुनकर कि उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है, बाई जी पहले तो थोड़ा हैरान हुई, फिर समझ में आते ही उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। अब से तुम्हें रोज इतनी दूर पानी भरने नहीं भागना पड़ेगा। हाँ ना दीदी। दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। वो इतनी खुश लग रही थी जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। बगल में खड़ी शिया शाइनिंग ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में थोड़ी सी निराशा साफ झलक रही थी। लिन नुओ से रहा नहीं गया। वेई दीदी, आपने मुझे उस टीम में क्यों नहीं डाला? मैं भी तो जा सकती हूँ। वो सू वेई के पास गई और उसकी आवाज में साफ मक्खन लगाने वाला टोन था।
सू वेई झटके से घूमी और गुस्से में बोली, क्या दिक्कत है तुम्हें? लिन नुओ बुरी तरह डर गई। उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी आवाज दब गई। कुछ नहीं। तब जाकर सू वेई ने एक ठंडी सी सांस ली और तसल्ली से मुस्कुराए। ये औरत झाओ या को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसे यहाँ रोकना ताकि ये रोज झाओ या की नजरों के सामने रहे और उससे पंगे लेती रहे। ये उसके खुद के लड़ने से कहीं ज्यादा आसान तरीका था। इसके बाद नाश्ते का टाइम हुआ। सू वेई ने लापरवाही से सबसे छोटा फल उठाया और झाओ या के सामने फेंक दिया। झाओ या ने उस हरे फल को देखा जो अंडे से भी छोटा था और मन ही मन एक ठंडी हंसी हंसी। उसने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए उस खट्टे फल को उठाया, मुंह में डाला, 2 बार चबाया और अजीब सा मुंह बनाते हुए उसे निगल गई। उसे इस हालत में देखकर सू वेई का बचा खुचा शक भी पूरी तरह दूर हो गया। उसे लग रहा था कि झाओ या ने छुपकर कुछ अच्छा खा लिया है, पर अब लग रहा था कि वो बस ज्यादा ही सोच रही थी। आधे घंटे बाद पानी लाने वाली 4 लोगों की टीम निकल पड़ी। झाओ या, शेन शियातांग, लिन नुओ और शिया शाइनिंग। उनके हाथों में अरबी के पत्तों से बनी जुगाड़ू बाल्टियां थीं और वो छोटी सी नदी की तरफ बढ़ रही थी। लिन नुओ सबसे आगे लंबे लंबे कदम रखते हुए चल रही थी। चलते चलते वो बीच में बोली, झाओ या, तुम थोड़ा तेज नहीं चल सकती क्या भूख से चक्कर आ रहे हैं? झाओ या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी चाल चलती रही। लिन नुओ बहुत देर तक बड़बड़ाती रही, पर जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो आखिर में उसने देखना ही बंद कर दिया। लिन नुओ ने शिया शाइनिंग को आवाज दी, चलो जल्दी चलो, उन दोनों धीरे चलने वालों को छोड़ो। वो दोनों आगे निकल गईं और जल्दी ही सामने वाली झाड़ियों में मुड़ गईं। इस वक्त झाओ या ने अपनी चाल धीमी की और पीछे मुड़कर शेन शियातान को देखा। शेन शियातान का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, उसके होंठ सूखे थे और माथे पर ठंडे पसीने की परत जमी हुई थी। उसकी दोनों टांगे कांप रही थी, तो झाओ या उसके लिए रुक गई। शेन शियातांग ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, झाओ या दीदी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। शेन शियातांग ने हिम्मत करके कुछ कदम और बढ़ाए, पर अचानक उसके घुटनों ने जवाब दे दिया। झाओ या तुरंत आगे आए और उसे बाहों से पकड़ लिया। जब झाओ या का हाथ उसकी बाहों पर पड़ा तो वो इतनी ठंडी थी कि झाओ या का दिल बैठ गया। झाओ या ने नीचे उस कमजोर से चेहरे को देखा और उसे वो बीफ जर्की के टुकड़े याद आ गए जो उसने इसी से ऐंठे थे। आखिरकार दांत पीसते हुए उसने लिन फैंग के पास से लाए गए वो 2 हल्के गले हुए केले निकाल लिए और साथ में 4 डार्क पर्पल अंगूर भी थे। झाओ या ने वो सब शेन शियातांग के हाथ में थमा दिया। इसे जल्दी से खा लो, अभी मत चलो। शेन शियातांग ने अपने हाथों में रखे केले और अंगूर देखे। उसे लगा कि भूख की वजह से वो कोई सपना देख रही है। जैसे ही वो हैरानी से चिल्लाने वाली थी, झाओ या ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। आवाज नीचे रखो, अगर खाना है तो जल्दी ठूसो, किसी ने देख लिया तो हम दोनों की शामत आ जाएगी। कानों में ये चेतावनी सुनकर शेन शियातांग थोड़ी शांत हुई और जब झाओ या ने अपना हाथ हटाया तो उसने कांपते हाथों से वो 4 अंगूर एक ही बार में अपने मुंह में भर लिए। शेन शियातांग ने पहला केला खत्म किया और जल्दी से दूसरा छीलने लगी, पर जैसे ही वो मुंह खोलकर उसे खाने वाली थी, उसकी नजर झाओ या की पीठ पर पड़ी। झाओ या दीदी, आप भी खा लो। झाओ या ने मुड़कर अपने सामने रखे उस केले को देखा और फिर शेन शियातांग का हाथ पीछे धकेल दिया। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। शेन शियातांग थोड़ी सिरी और तुरंत केला अपने मुंह में डालकर तेजी से चबाने लगी। खाकर निगलने के बाद उसने जल्दी से एक छोटा सा गड्ढा खोदा और केले के छिलकों को उसमें दबा दिया। सबूत मिटाने के बाद उन दोनों ने आगे बढ़ने की अपनी स्पीड बढ़ा दी। दूसरी तरफ दूसरी गैदरिंग टीम कैंप के सेफ जोन से बाहर निकल चुकी थी। लियू शुआंग का अंदाजा एकदम सही था। वो जितना बाहर की तरफ जा रहे थे, जंगल उतना ही घना हो रहा था और खाने वाली चीजें भी बढ़ने लगी थी। वेन रुओकेन एक छोटी झाड़ी के सामने बैठ गई, पके हुए बेरीज तोड़ तोड़कर अपने कब्जों में जमा करने लगी। वो मुंह में कोई अनजानी सी धुन गुनगुना रही थी और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वो भोली सी हंसी थी। जब लियू शुआंग और बाई बहनें थोड़ा आगे निकल गईं, तो लिन शेन खिसक कर वेन रुओकेन के पास आए। उसने आवाज धीमी करके कहा, तुम ना सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो। ये बात एकदम साफ है कि सू वेई ने मेरी वजह से ये सब किया है और मेरे साथ साथ तुम्हें भी अपने निशाने पर ले लिया, पर मैं तो बस आपके साथ रहकर ही खुश हूँ, लिन दीदी। पर अगले ही पल वेन रुओकेन के चेहरे से वो हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक आ गई। लेकिन लिन दीदी, मुझे लगता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके सू वेई का साथ छोड़कर लिन फैंग के पास चले जाना चाहिए। लिन शेंग एकदम से सुन्न पड़ गई, तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा हमें जितनी जल्दी हो सके लिन फैंग के पास पनाह लेनी चाहिए। सू वेई के पास बस एक लाइटर ही तो है, उसी का घमंड है उसे। जो लोग सच में दिल से उसके पीछे लगे हैं वो बस झो तिंग और फोंग शियाओमन जैसी 2 बेवकूफ लड़कियां हैं। सू वेई का इकलौता फायदा भी इन इतने सारे लोगों के बीच खत्म हो चुका है। रोजाना 18 लोगों के खाने का जुगाड़ करना बहुत डरावना काम है और इन दिनों में झाओ या के अलावा सू वेई से सिर्फ तुम्हारी ही बहस हुई है। अगर झाओ या ने टीम छोड़ दी तो सू वेई का अगला निशाना पक्का तुम ही होगी। लेकिन पहले दिन हमने ही तो लिन फैंग को बाहर निकालने का सपोर्ट किया था और वो उस बात को लेकर अभी तक खुन्नस खाए बैठा है। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, पर हमें चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, हमें जल्दी से जल्दी उसकी टीम में शामिल होने का तरीका ढूंढना होगा। लिन फैंग के बारे में बात खत्म करके वेन रुओकेन पलटी।
बाई बहनें बेरीज तोड़ रही थी। वेन रुओकिन मुड़कर उनकी तरफ आगे बढ़ी। देखो मैंने कितने सारे फल तोड़े हैं, आज रात को सब इन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। उसकी आवाज एकदम चहकती हुई थी, जैसे कोई बच्चा तारीफ मांग रहा हो। पर जो बात किसी ने सोची भी नहीं थी वो ये थी कि तो गाइज ये वाला पार्ट तो यहीं ख़त्म होता है। आगे का पार्ट अगर मिलेगा तो उसे डब करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी अमेजिंग सीरीज़ आप बिल्कुल मिस ना करें। तो फिर चलो दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।